जय हिंद भाइयों बहनों। जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 प्राइमरी प्लस जूनियर मैं 50 क्वेश्चन PYQ बेस में और थ्योरी के साथ लेके आया हूँ। आज की मैराथन क्लास में आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और जिसकी शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले गणित की शुरुआत जो होती है वो होती है अंक से। अंक क्या होता है? अंक गणित में संख्याओं को लिखने के लिए हमें संकेतों का एक विशेष समूह की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये 10 संकेत, ठीक है, ये 10 संकेत 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 हैं। ठीक है, इन्हें अंक डिजिट कहा जाता है। इन 10 संकेतों के द्वारा प्रयुक्त पद्धति दार्शनिक प्रणाली कहलाती है। देखो सबसे मोस्ट यहाँ से जो है लाइन वो ये है, दार्शनिक प्रणाली कई बार पूछी गई है। दार्शनिक प्रणाली क्या होती है? ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। अंक का शुद्ध मान या जातीय मान। तो अंक का शुद्ध मान या जातीय मान क्या होता है? जातीय मान फेस वैल्यू, यानी जैसे 6 की पूछी जाए, 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो आप बताएंगे 6 होती है। तो 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7। संख्या कितनी भी बड़ी लिखी हो, जैसे मान लो सपोज मैंने लिखा है आप 6 7 8 9 0। अब मैं आपसे पूछ रहा है 8 की फेस वैल्यू बताओ, तो आप 8 बोलोगे। 6 की बताओ तो 6। ठीक है, तो फेस वैल्यू समझ गए, जिस संख्या की बात करेगा उसकी फेस वैल्यू वही स्वयं संख्या होती है। ठीक, तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ से क्या पूछेगा, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस पूछता है, इसलिए ये सवाल मोस्ट हो जाता है। तो जैसे स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है भाई? जैसे कोई संख्या दी मैंने आपको 7 6 3 4, अब मैंने आपसे कहा 3 का स्थानीय मान बताओ। किसका? 3। तो जिसका पूछ रहा है उससे छोड़ो, उसके बाद कितने अंक लिखा? 1, तो 1 0। अगर मैंने कहा 7 का बताओ, तो 7 को छोड़ दो, यहाँ पे 1 2 3, 3 डिजिट है। कौन कौन से? 6 3 4, ये डिजिट है ना, तो इन्हें 0 क्या कर लोगे? 0, तो ये 7000। मतलब 7 को छोड़ने के बाद ये कितने अंक लिखे हैं? 3 अंक लिखे, तो 3 0। समझ में आ गई बात को? यानी आपको जिसका पूछा गया उस पर आप सर्कल करके आप उसके बाद देख लें कितने डिजिट और लिखे हैं, उतने 0 लगाने हैं आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? स्थानीय मान। आप अंतर पूछ देता है तो आप अंतर निकाल देंगे। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैंने लिया 3 4 5 6 और 8, तो मैंने कहा 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। तो इसका भाई स्थानीय मान कितना होगा? 500, और जातीय मान क्या होगा, यानी फेस वैल्यू 5, और इनका अंतर कितना होगा? 495। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ मैं। चलता हूँ अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है संख्या। तो संख्या क्या होती है? विभिन्न अंकों से, विभिन्न अंक कौन से? वो 0 से लेकर 9 तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगली डेफिनेशन, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की क्रिया करने मतलब गिनती में प्रयोग किए जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 गिनती आप पढ़ते चले जाओ अनंत तक, तो ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? n से। ठीक है, यह हमेशा धनात्मक होती हैं। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ये हमेशा कैसी होती हैं? ये हमेशा धनात्मक होती हैं। चलते हैं अगला पॉइंट। प्राकृतिक संख्या के निरूपण के लिए विभिन्न पद्धति हैं। कितनी पद्धतियां हैं? 3 पद्धति हैं। ठीक है, 3 कौन कौन सी पद्धति हैं? तो आप जैसे कि देख रहे होंगे ये 3 पद्धति हैं। हिंदी संकेतन पद्धति, अरबी संकेत पद्धति, रोमन पद्धति। यहाँ से आपसे पूछी क्या जाती? रोमन पद्धति को, है ना। तो रोमन पद्धति में आपने देखा जैसे 1 2 3 4 5 ये रोमन वर्ड लिखे हैं। तो जैसे कि अब नीचे चार्ट दे रखा है, तो देखो इन सब के रोमन नंबर ये लिख रखे हैं मैंने। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे, ये आपको याद ही होने चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे थोड़ा चार्ट में मिस्टेक हो गया, तो आप थोड़े ढंग से इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे 10 का यहाँ पे, सॉरी यार क्या गड़बड़ हो,
1 मिनट का समय दीजिए। ये जैसे हम देखेंगे 10 का x है, 20 का डबल x है, 30 का ट्रिपल x है, 40 का XL है, 50 का L, 100 का C, ठीक है। और इसमें नहीं दिया, 500 का नहीं दिया, तो 500 का होता है डीडो। 500 का क्या होता है डीडो, 1000 का M। तो ये आप याद रखेंगे, 1000 का M है, 500 का डीडो हो गए, ये इतने याद रखेंगे। यहाँ से आपको आराम मिलेगा चीज़ों को करने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जैसे नीचे समझाया है 90, तो 90 क्या होता है 100 माइनस 10, तो 100 का क्या होता है C, और माइनस वाली संख्या आगे लिखी जाती है। -10 है तो यहाँ से -10 को क्या किया, आगे लिख दिया है, तो C, और जो माइनस कर रहे हैं वो आगे लिखो, है ना, और प्लस कर रहे हैं तो पीछे। जैसे कि एक एग्जांपल मैं समझाऊँ, 8, किसका 8, तो 8 क्या होता है 5 + 3, 8 क्या होता है 5 + 3, तो 5 का क्या होता है B, और +3 कर रहे हैं तो VII, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। वैसे ही अब दूसरा उदाहरण समझाते हैं आपको। 9, तो 9 क्या होता है 10 - 1, यही तो होता है। तो 10 का क्या होता है x, और 1 माइनस तो IX, तो 9 का क्या हो जाता है IX। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से 73 का निकाला है, देखो 50 + 20 + 3, 50 का हो जाएगा L, और 20 का डबल X, और 3 का III, ठीक है। तो ऐसे जोड़ के बना लिए। अब देखो आई सम संख्या, तो सम संख्या जो 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्या को सम संख्या कहते हैं। यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 जिस संख्या का होगा वो सम संख्या है, और वो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी, ठीक है। और विषम संख्या, तो विषम संख्या वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1, 3, 5, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा आपको पूछ देता है विषम संख्या कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो विषम संख्या को निकालना सीखेंगे, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप सबको भाई समझ में आ रहा होगा। तो विषम संख्या, तो यहाँ से देखो भाई विषम संख्या जैसे आपसे पूछेगा कि मैंने क्या यहाँ से बोला है, जब जैसे आप कहेंगे 1 से लेकर 40 तक में कितनी सम संख्या होती हैं और कितनी विषम संख्या, तो आप क्या करेंगे यहाँ से, जैसे मान लो 20 है, तो 20 में आधी क्या होंगी, आधी सम और आधी विषम, है ना। तो 20 में 10 सम संख्या होंगी और 10 विषम संख्या होगी। तो दिक्कत पता कहाँ होती है आप लोगों को, दिक्कत होगी जब आपसे मैं कहूँगा, मान लो मैंने कहा सम संख्या कितनी है 41 है, ठीक है। तो 41 है, तो 41 में आप क्या करेंगे कि मैं बोलूँ बताओ विषम संख्या कितनी है, 41 में विषम संख्या कितनी है ना। तो आपको क्या करना है, 41 में 1 जोड़ लो 42, और 42 में भाग दो 2 का, तो आंसर आ जाएगा आपका कितना 21। तो कितनी विषम संख्या होगी 21, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे 41 आ गया, 31 आ गया, 47 आ गया, इनमें क्या करना है, विषम जब विषम नंबर दे दे आपको और फिर सम या विषम पूछे, तो आप क्या करेंगे, पहले विषम नंबर में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, तब 2 से भाग देंगे, तो वहाँ से मिलेगी विषम संख्या। और जब विषम मिल गई, अब इसमें से 21 विषम है, तो सम कितनी होंगी, सम होंगी 20, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देख लेंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत यूजुअल रहता है, ठीक है। तो इसको चलते हैं आगे पॉइंट पे। तो आगे क्या है, पूर्ण संख्या होल नंबर किसे कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में जब हम 0 को शामिल कर लेते हैं, प्राकृतिक संख्या के समूह में हम जब 0 को शामिल कर लेते हैं तो क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जिसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे, W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ को समझेंगे कि इसके बारे में क्या है। तो देखेंगे भाई यहाँ पे देखो, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें 0 आ गया, तो ये क्या बन गई, पूर्ण संख्या, ठीक है, जिसे W से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉइंट क्या है आपके लिए थ्योरिकल, सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, परमेय और वास्तविक होती हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मोस्ट क्वेश्चन रहेगा। क्योंकि देखो अभी आपने अगर नोट किया हो, यूपी पुलिस एग्जाम में मैथ के क्वेश्चन थ्योरिकल तरीके से पूछे गए हैं, है ना। तो जब थ्योरिकल बनते हैं ना, तो कथन निष्कट टाइप के क्वेश्चन बनाने लग गए हैं मैथ में। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो जब बेसिक जानकारी आपकी अच्छी होगी ना, तो फिर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपका बेसिक अच्छा नहीं होगा, फिर आप क्वेश्चन
ये तुक्केबाजी से करके आएंगे, है ना, इसलिए सारी बातों को याद रखेंगे। जैसे अगला पॉइंट है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई इस पॉइंट का? तो जैसे हम लिखते हैं भाई 0 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट, तो ये वाला जो समूह है ना, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या का समूह है। तो यही बात का है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, पर सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है पर प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है। ठीक है, तो चलते हैं अगला। अगला है क्या? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यानी इंटीजर। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, इंटीजर की खोज किसने की थी? जेहलीन ने की थी। ये क्यों बताया भाई? क्योंकि इसका प्रतीक चिन्ह जेहलीन के नाम से ही पड़ा है, जेड। अगर हम कहें पूर्णांक संख्या का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आप कहेंगे जेड। जेड जेहलीन के नाम से ही आया है। ठीक है, अब पूर्णांक संख्या होती क्या है उस पर बात करते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? हम अपनी भाषा में बताएं तो हम ये कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पे दर्शा सकें। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम नंबर लाइन पे दर्शा सकें, यानी क्या? 0, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं नंबर लाइन पे क्या? 0, फिर एक तरफ +1 +2 +3 +4, एक तरफ क्या लिखते हैं? -1 -2 -3 -4। तो इस तरीके से आप दिमाग में रख सकते हैं जो चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगले पॉइंट क्या है? ये थोड़ा डेफिनेशन का रिवीजन है। सम संख्या 2 से विभाजित होने वाली संख्या, सम संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये 2 4 6 8। ठीक है, तो ये चीज़ विषम संख्या, 2 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, तो ये कौन होगी? 1 3 5। पूर्ण संख्या यानी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक संख्या क्या होंगी? यानी कि ये अभी हम बताए थे, पॉजिटिव और नेगेटिव और 0। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे 0 के बारे में। क्या? 0 ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, तो कैसा होता है? उदासीन। तो 0 कैसा होता है? उदासीन। आपने देखा होगा +1 और +0, मतलब +1 और -1, पर यहाँ पे 0 के साथ कोई चिन्ह नहीं लगा। वो इसीलिए नहीं लगा है क्योंकि 0 क्या होता है? उदासीन होता है, ना पॉजिटिव नंबर होता है ना नेगेटिव। आपके पास ये चीज़ सोचो, आप क्या है? चल रहे हो, आप 10 मीटर चलोगे, 5 मीटर चलोगे, या फिर आप क्या होगे? खड़े हो जाओगे, यानी 0 नहीं चलोगे, यानी आप स्थिर होगे। तो आप कभी नेगेटिव चाल हो, आपकी नेगेटिव चाल या फिर नेगेटिव दूरी आप तय करेंगे? कभी नहीं करेंगे ना, नेगेटिव चाल तय, है ना। तो वो यही चीज़ है, इसीलिए 0 क्या होता है? नेगेटिव नहीं होता है, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। 0 क्या है? उदासीन नंबर रहेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और कमेंट करते रहें अगर कोई समस्या है, तो जो भी सपोर्ट रहेगा वो हम देखते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? देखो, शुद्ध भाषा में मैं कहूँ, ऐसी संख्या जिनके 3 फैक्टर हों। क्या हो? 3 फैक्टर। ठीक है, यानी 3 गुणनखंड हो जाएं। कितने? 3 गुणनखंड हो जाएं। जैसे कि सबसे छोटा अगर हम देखेंगे कौन सा? 4। तो 4 को देखेंगे, 4 1 से डिवाइड है, 4 में 2 से डिवाइड है, और 4 4 से। तो इसके कितने गुणनखंड है? 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ भाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या बनती है? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो 4 5 6 7 8 कितने भी हो, पर 2 से अधिक हो, तो वो क्या होंगी? भाज्य संख्या होंगी। ठीक है, अब भाज्य संख्या से रिलेटेड पॉइंट याद रखेंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो आप क्या कहोगे? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। ठीक है, सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है आपकी? सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4। ठीक है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या बताओ। ठीक है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो आंसर आपका आएगा 9। तो ये पॉइंट आप बिल्कुल तरीके से याद रखेंगे। देखो, सबसे छोटी, ठीक है, सम और सबसे छोटी 4 हो गई, और सबसे छोटी विषम 9 हो गई। ठीक है, इन दोनों तत्वों को आप एकदम तरीके से याद रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी। अब अगली हेडिंग है क्या? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर। क्या होती है? प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ से प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2। प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन रहेगी? जिसके गुणनखंड की संख्या कितनी होनी चाहिए?
2 होनी चाहिए, ठीक है। अगर गुणनखंड की संख्या 2 है तो वो सब क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं बता दूं आपको, एग्जाम्पल में क्या है, जैसे 2, तो 2 है, ठीक है। तो 2 किससे कटता है, 2 1 से कटेगा और 2 2 से कटता है। तो और किसी से कटेगा, सपोज मान लो आप 3 किससे कटेगा, 1 और 3 से, ठीक है। और जैसे मान लो आपने कहा 13 किससे कटेगा, तो 13 भी 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। तो यहाँ से क्या याद रखेंगे, यहाँ से याद रखेंगे अभाज्य संख्या क्या, यानी कि एक अभाज्य संख्या क्या होती है, ये भाई अभाज्य संख्या होती है जो स्वयं, ठीक है, स्वयं और 1 से कटे। अभाज्य संख्या क्या होगी, स्वयं और 1 से विभाजित हो, कोई भी आप देख ले। अब यहाँ से मोस्ट पॉइंट क्या आता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। और यहीं से एक पॉइंट आएगा क्या, कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तब भी 2। तो 2 के बारे में क्या क्या पॉइंट निकलते हैं, तो समझेंगे आप। 2 के बारे में यहाँ से क्या क्या पॉइंट निकलते हैं, ये सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है, ये सबसे छोटी है, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ठीक है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। क्लियर। तो और 2 के अलावा कोई भी, अगर मैं कहूँ आपसे सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या बताओ, ठीक है, सबसे बड़ी समअभाज्य संख्या बताओ, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है। तो देखो थ्योरिकल सब्जेक्ट, ये टॉपिक चल रहा है, अभी थ्योरी चल रही है, और थ्योरी से बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। और थोड़ा सा क्या है, ये मत सोचना कि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में पढ़ा रहा हूँ मैं, तो आपको इंटरेस्ट नहीं आता, मैं समझता हूँ इस चीज़ को, थोड़ा इतना फ्लो नहीं बनता, लेकिन कंटेंट में आप विश्वास रखें, आप वीडियो को पूरा वॉच करें, आपको 100% यहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा, मुझे 9 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, मैं बस ये है, थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, मेरी नई शुरुआत है ऑनलाइन में, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करें, और कंटेंट देख के आप थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको देख वैसे लगता होगा कंटेंट देख के कुछ तो समझ में आ रहा होगा। चलते हैं भाई आगे, क्या है, तो 100 तक अभाज्य संख्या है, तो टोटल कितनी होती भाई, 25 होती हैं। तो देखो यहाँ से कुछ पॉइंट बनते हैं, आप पॉइंट को नोट डाउन कर लेंगे। शायद की देखो, शायद मैंने नीचे डिजाइन कर रखे हैं नोट्स में, तो मैं देखता हूँ, तो आप याद रखेंगे यहाँ से क्या, 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, और ये आपको याद रहनी चाहिए। आप इतना प्रयास करेंगे, ये 25 नंबर आपके दिमाग में होने चाहिए एकदम से, कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, ठीक है। और यहाँ आपका क्वेश्चन मोस्ट क्या बनता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ। ये 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। और एक क्वेश्चन बनेगा 1 के बारे में। 1 के बारे में क्या बनेगा, तो 1 के बारे में मैंने आपको बता रखा है यहाँ से क्या, ठीक है। 1 के बारे में आपको हमने बताया क्या, यहाँ से आपको बता रखा है यहाँ पे, 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये लाइन लिख रखी है, इसको ध्यान देंगे। 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। बहुत कायदे से ये जितने पॉइंट है ना, आप विश्वास मानिए, एसएससी में तो इनका भरपूर तरीके से पीवाईक्यू क्वेश्चनों में पूछे जा चुके हैं, है ना। लेकिन दिन पे दिन कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, तो एसएससी ने अभी हाल में तो पूछने बंद कर दिए, पर जितने भी मैथ के थोड़ा लो लेवल एग्जाम है, तो देखो ये टेट में ज़्यादा हाई लेवल मैथ नहीं आती है, तो यहाँ से चांस क्या रहेगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनने का चांस रहेगा आपका, है ना। तो इन चीज़ों को कायदे से आप सारे पॉइंटों को रिवाइज करके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लेंगे इन क्वेश्चनों को सब, ठीक। तो जैसे कि हमने क्या लिखा, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, फिर 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो रूढ़ संख्या है, थोड़ा रुद्र लिख किया है वो, ठीक है। तो ये क्या, रूढ़ है ना, रूढ़ यानी कि अभाज्य संख्या। रूढ़ को क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। रूढ़ अंडर रूढ़ वाला रूढ़ नहीं है ये, ठीक है, रूढ़ अभाज्य संख्या को बोलते हैं। 3 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 9 सबसे छोटी
ठीक है, भाज्य संख्या है, विषम भाज्य संख्या है। ये सारे पॉइंट, हालांकि देखो मैंने अभी ऊपर आपको समझाए थे, वो सारे पॉइंट नीचे मैंने डिजाइन किए हैं। और आप यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, जिसमें आपको ये PDF मिलेगी। आप पेपर से पहले आप आराम से रिवाइज कर सकेंगे। आप ये PDF को आराम से पढ़ें और कंटेंट को देखें, ठीक है, और आप वीडियो को अंत तक देखें। ये आपको बहुत ही जानदार क्वेश्चन, मैंने 50 क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। उम्मीद है आपको वहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। क्या है, सभी अभाज्य संख्या विषम है अपवाद 2 को छोड़ के, ठीक है। विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या कह रहा है, विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। तो जैसे 9, मतलब इसका मतलब समझ रहे, सभी विषम संख्या, सॉरी सभी यहाँ लिखा था, मैं वहाँ पर लाइन में पढ़ रहा तो मुझे समझ में नहीं आया। देखो यहाँ पे ये सभी शब्द ये लिखा है, सभी, ठीक है, सभी विषम संख्या, ठीक है, सभी विषम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, जैसे 9, ठीक है। 5 से बड़ी किसी भी अभाज्य संख्या का 6 से भाग देने पर शेषफल 1 या 5 होगा। यानी कि आप कोई भी अभाज्य नंबर, ये चीज़ ऑप्शनल जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी अलग है यानी विषम है, रीजनिंग में बन जाता है। हालांकि आपके यहाँ रीजनिंग का रोल नहीं है, लेकिन पूछ सकता है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो 5 से बड़ी संख्या है उनमें आप 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 या 5 आएगा। जैसे कि आप कोई भी अभाज्य संख्या लेके देखिए, अभी आपको हम जैसे एग्जाम्पल दिखाते हैं यहाँ से। तो एग्जाम्पल जैसे हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ से पेज ऊपर लगा रखा होगा, जैसे आप समझेंगे। आपको पता है 37 क्या है, अभाज्य नंबर है। अब मैं इसे 6 से डिवाइड करूँगा, किससे, 6 से। तो 6 से 6 टाइम कटेगा 36, रिमाइंडर कितना आया, 1। तो यही मैंने कहा है कि 5 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्या है उनमें 6 से भाग दोगे तो शेषफल 1 या 5 आएगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं 97, किसको देखते हैं, 97 को। तो देखो इसे 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 बन जा 6, यहाँ से बच जाएगा कितना, 3, 7, 6, 6 जा 36। तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ गया, शेषफल आ गया 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे, अभाज्य संख्या के बारे में। देखो ये चार्ट, इसी की मैं बात कर रहा था, मैंने नोट में डिजाइन कर रखा है। क्या है भाई, 1 से लेके, यहाँ क्या है, 1 से लेके 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आपकी होती है 25, ठीक है। 1 से लेके 100 तक कितनी होती है, 25। और 1 से लेके 15 तक कितनी होती हैं, तो 1 से लेके 15 तक होती हैं, 1 से लेके 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, 15, ठीक है। 1 से लेकर 25 तक कितनी होती है, 9, और 25 से 50 तक, ठीक है, कितनी होती है, 6, और 50 से 100 तक कितनी होती है, 10। और यहाँ पे आप एक नंबर याद रखेंगे कितना, कि 1 से लेके, यहाँ लिखा नहीं मैंने, 1 से लेके 1000 तक कितनी होती है अभाज्य संख्या, तो 168, ठीक है। 1 से लेके 200 तक कितनी होती हैं, तो 46 होती हैं। 1 से लेके 200 तक कितनी होती हैं, 46 होती हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। किसी को कोई दिक्कत हो भाई कमेंट करें। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। आप कमेंट करेंगे तो कमेंट में जो भी आपका डाउट होगा उस डाउट को आपको पर्सनली तौर से किसी ना किसी माध्यम से आपका जवाब मिलेगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्या निकालने की विधि क्या है, जैसे सपोज आ जाए, आपको पूछा जाए निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है नहीं, मैंने पूरे विस्तार से आपके सामने पूरे तरीके से ऐसे नोट को डिजाइन किया है, आपको जरा सा भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहें और आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें लिखा है क्या, पहला स्टेप रहेगा, दी गई संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, प्राप्त वर्गमूल के निकटतम पूर्णांक, ठीक है, x गुणा करेंगे, है ना। मतलब दी गई संख्या x से छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। देखो ये कहानी इतनी लिखी है, इससे मैं आपको छोटा सा तरीके मतलब इसको समझाता हूँ, आपको बेस्ट समझ में आएगा। क्या, जैसे ये 461 को कह रहा, क्या 461 को, है ना। तो देखो समझो आप, यहाँ सवाल रहा 461, आप थोड़ा पहले तो प्रयास करें, आपको 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, इतना तो आपसे उम्मीद करते हैं, क्योंकि देखो आप लोग
टेट का एग्ज़ाम कुछ ये नहीं कह सकते कोई छोटा एग्ज़ाम है, तो आपको वर्ग याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के भी आपको भी अध्यापक ही बनना है और बच्चों को पढ़ाना है, तो वहाँ पे थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि 461 किसके वर्ग के पास में, तो 22 का वर्ग 484 हो जाएगा, और 23 के ठीक है, तो 23 के मध्य ये यहाँ पे देखो, यहाँ 22 और 30 के मध्य 11, ऐसा ये नहीं होगा, क्योंकि इस 21 का वर्ग कितना होता है 441, और 22 का कितना 484, तो ये 21 और 22 के मध्य में है, ठीक है। तो 21 और 22 ये भाई गलत सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पे, तो ये जो लाइन लिखी है देखो मैं बताता रहूँगा, ये गलत लिखी है। यहाँ क्या लिखेंगे 21 और 22 के मध्य में, ये किसका वर्ग है 21 का 441 और 22 का, ठीक है, 484 के मध्य में आता है 461। तो आपको क्या करना है, जिस संख्या के वर्ग के पास में है ये, उस संख्या से छोटी जो भी अभाज्य संख्या है, उससे छोटी जो भी अभाज्य संख्या, देखो मैंने कहा 21, तो 21 से छोटी क्या है 19, 17, 13, 11, 7, 5, 3, तो ये सारी अभाज्य संख्या है। तो इन अभाज्य संख्याओं से आपको काट के देखना है, किसी से ऐसा तो नहीं कट रही हो। अगर इनमें से किसी एक से भी कट गई ना, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, भाज्य संख्या होगी। क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। बात समझ में आ गई आपको, मैंने क्या बोला, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है किस संख्या के वर्ग में पास में है, आप देख लेंगे किसके वर्ग के पास में, उससे छोटी जो भी अभाज्य संख्या होंगी उन सबसे आप भाग दे के देखेंगे। अगर किसी भी संख्या से भाग जा रहा है तो वो क्या होगी, तो वो हो जाएगी आपकी भाज्य संख्या, और भाग नहीं जा रहा है किसी से तो अभाज्य संख्या। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलते हैं आगे, तो आगे चलते हैं भाई। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं शून्य से रिलेटेड, ठीक है। शून्य के बारे में देखो, थ्योरी मैंने क्या कहा, आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। शून्य का आविष्कार भारत में आर्यभट्ट द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये वैसे बेसिकली जानकारी आप लोगों को पता होगी, ठीक है। ये चीज़ शून्य में किसी संख्या से भाग, ये भाई ये पॉइंट बहुत मोस्ट रहता है शून्य में, यानी ये कह रहा है अगर शून्य है और शून्य में मैं किसी संख्या से भाग दूं तो आंसर क्या आएगा। देखो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। शून्य में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, संख्या में शून्य से भाग दे रहे हैं, शून्य भाई ये है ना, इरेज कर दूं मैं एक बार, ये क्या है, ठीक है, शून्य से भाग दे रहा मैं, ठीक है। तो ये भाई ये जो चीज़ आती है ये आ जाएगा रिजल्ट शून्य, और ये क्या आ जाएगा अनडिफाइंड, ठीक है। ये रिजल्ट आ जाएगा आपका अनडिफाइंड, यानी कि एक बार फिर समझ लो भाई, 0/1 आपका आंसर आएगा शून्य। और किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर हम कहेंगे रिजल्ट क्या आएगा, ज्ञात नहीं कर सकते, अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखना, नोट कर लेना जरूर। शून्य का किसी संख्या में भाग देने पर प्राप्त भागफल अनंत होता है, पॉइंट लिख रखा है मैंने, ठीक है। शून्य में किसी संख्या को जोड़ने पर वही संख्या, भाई एक चीज़ बताओ, आपके पास 10 रुपये है, मैं आपको एक भी रुपये नहीं दूँ, आपके पास कितने रहेंगे 10 रुपये। तो किसी संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी संख्या में शून्य को जोड़ने या घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन शून्य में से किसी संख्या को घटाने पर प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल समझते हैं भाई, मैंने एग्जाम्पल हालांकि दे रखा है यहीं पे, तो क्या दे रखा है देखो, 5 - 0 आंसर 5 आएगा, पर शून्य में से 5 घटाओगे आंसर -5 आएगा। क्या आएगा, तो ये पॉइंट जरूर याद रखेंगे। छोटी सी कैलकुलेशन में ये गलती हो जाती है आपकी। 0 में से 5 घटाएंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, ठीक है, -5। क्लियर। चलते हैं अगले पॉइंट पे। शून्य में किसी संख्या से गुणा करने पर शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। तो शून्य का किसी भी संख्या में गुणा कर दो तो शून्य प्राप्त होता है। और नीचे देखो, ये पॉइंट मैंने आपको बार बार बताया, क्या शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। मैंने जितने भी सारे नोट थे एक साथ एक जगह लिख के आपको दिए हैं। आप मेरी मेहनत के लिए अगर आपको लगता है उचित, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें भाई, ठीक है। आपको इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे बहुत मेहनत के साथ, ठीक है। क्योंकि हमने भी इस ज़िंदगी में
इस कंपटीशन में संघर्ष किया है, तो मैं भी जानता हूँ कितना उम्मीद रहता है टीचर से क्या क्या करने का। और मैं आपको रिजल्ट के रूप में दिखाऊंगा भी इसका क्या है, ठीक है। हालांकि मैं थोड़ा लेट स्टार्टिंग है ऑनलाइन की, चलो तब भी है, जब जागो तब सवेरा। अब देखो कुछ और विशेष बातें। क्या है विशेष बातें? एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, ये क्यों बता रहा भाई? क्योंकि ये नॉर्मली सवाल देखो पूछ देता है कभी कभी, हालांकि बहुत ही छोटे स्तर की बात है। ये आप पॉइंट आप पढ़ लेंगे, मैं एग्जाम के समय आपका टाइम बर्बाद नहीं कराना चाहता। ये सारे पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं खुद से, ठीक है। चलते हैं अगली बात पे, है ना। अगली बात क्या है? परमेय संख्या, जो कि यहाँ से क्वेश्चन बनने का 100% चांस है। परमेय संख्या क्या होती है? तो देखो, मैं अपनी किताबी भाषा नहीं, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ। किताबी भाषा लिखी हुई है, अपनी भाषा में क्या बताता हूँ। परमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकें, जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकें, ठीक है, या रेशियो के रूप में लिख सकें, क्योंकि भिन्न ही रेशियो है और रेशियो ही भिन्न है। बस भिन्न का सरलतम रूप रेशियो होता है, ठीक है। और भिन्न में किसी का आंसर में मल्टीपल कर दें तो भिन्न के रूप में भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या मैं कह रहा हूँ कि भिन्न, अब भिन्न में हार होता है तो हार जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अभी मैंने आपको समझाया, किसी संख्या में जीरो से भाग देते हैं तो रिजल्ट आपका क्या बन जाता है? आपका रिजल्ट जो बन जाता है अनडिफाइंड बन जाता है, यानी अप्रवासित, उसे आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे हमने परमेय संख्या के जैसे कुछ चीज़ समझाता हूँ। तो परमेय संख्या जैसे एग्जाम्पल में लिख रखी है क्या, 1 4 5 5/4 8/9। इनके अतिरिक्त क्या चीज़ होती है? परमेय संख्या आपकी निगेटिव भी होगी, परमेय संख्या आपकी 1.25, ठीक है, मतलब दशमलव में भी होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्या, परमेय संख्या जो होती है दशमलव में होगी, पर वो शांत दशमलव होगा। कैसा? शांत, ठीक है। दशमलव शांत होना चाहिए, है ना, जिसको थोड़ा हम कायदे से समझाते हैं। शांत दशमलव का मतलब, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1.33 ... क्या ये परमेय संख्या है? तो ये पूछूं क्या ये परमेय संख्या है, तो आप कहेंगे जैसे ये ... लग गया ना, तो ये क्या होगी? अशांत हो गई, है ना, यानी ये शांत नहीं हो रही, पीछे ... 3 आते रहेगा। तो ये क्यों? क्योंकि जैसे सपोज मान लो कि ये ... नहीं लगा, तो आप क्या करोगे? 133.2 अंक है, तो आप हटा के बटे में क्या लिख दोगे? 100। ये भिन्न लिख गई है ना। लेकिन ये जब ... चलता रहेगा तो इसका मतलब ये है 3 3 3 3 कितने लिखने पता नहीं। दूसरा, नीचे कितनी जीरो लगानी है वो भी नहीं पता आपको। तो ये क्या हो जाएगी? ये अपरमेय हो जाएगी। ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या हो गई। तो समझ में आ गई कि परमेय का दशमलव कैसा होगा? शांत, और अपरमेय का दशमलव अशांत होता है, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट था तो परमेय संख्या से रिलेटेड। तो परमेय संख्या नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे याद रखेंगे, 0 एक परमेय संख्या है। जीरो के बारे में कई विशेषता है, मैंने वहाँ भी समझाई। 0 कैसी संख्या है? 0 एक परमेय संख्या है, 0 एक सम संख्या है, ठीक है, 0 एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है, 0 एक पूर्ण संख्या है। तो 0 से चीज़ें याद रखेंगे क्या? 0 एक सम संख्या है, 0 एक परमेय संख्या है, 0 एक पूर्णांक संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो और बाकी 0 के बारे में मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो चलते हैं अगला, क्या है? अपरमेय। अपरमेय संख्या जिन्हें हम भिन्न के रूप में न दर्शा सकें वो अपरमेय संख्या हो जाती हैं। शुद्ध भाषा में दूसरा और समझना चाहूँ, जिन संख्या का रूट सॉल्व ना कर सकें, अंडर रूट जो भी लगा है, करड़ी लगी है, वो हम सॉल्व ना कर पाएँ तो वो क्या होंगी? अपरमेय होंगी, ठीक है। और जिसका दशमलव प्रसार शांत ना हो, तो देखो ये सब क्या है? अंडर रूट में दी गई हैं, लेकिन दशमलव वाली नहीं दी गई है। 1.543 और 3 के ऊपर मैं बार लगा दूँ, क्या लगा दूँ? बार। तो ये कैसी संख्या होगी? ये जल्दी से बताओ, ये कैसी संख्या होगी?
परमेय होगी या अपरमेय होगी? क्योंकि बार लगने का मतलब है 3 रिपीटेशन में जाएगा, 3 रिपीटेशन में जाएगा, तो ये अपरमेय होगी। ठीक है, क्लियर हो गई। तो सहअवाच्य संख्या, 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या जिनका मासा 1 हो। ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला सब्जेक्ट रहता है सहअवाच्य संख्या के बारे में, कि ये कह रहा मैं 2 संख्या लेनी है जिनका मासा 1 हो। ठीक है, तो जैसे कि 8 और 15, 8 और 15 का मासा क्या है? ठीक, तो 8 और 15, कभी कभी बच्चे क्या समझ लेते हैं, मतलब स्टूडेंट, कि सहअवाच्य संख्या जैसे 2 और 3 ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, 7 और 8, जैसे 8 कहते हैं ना, तो वो सोचते हैं 7 तो अभाज्य है, पर 8 अभाज्य संख्या नहीं है, 8 अभाज्य संख्या। तो ये कैसे? तो आपको ये चक्कर में नहीं पड़ना, आप ये देखेंगे इनका HCF कितना है, इनका HCF कितना है, तो आप देखेंगे HCF 1 है, HCF 1 है, तो ये कैसी संख्या हुई? सहअवाच्य संख्या हुई। तो आपको 2 संख्याएं लेनी है और जिनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए बस। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे क्या, कि 2 लगातार संख्या हमेशा सहअवाच्य संख्या होती है, जैसे 7, 8, 9, 10। ठीक है, क्योंकि 2 लगातार संख्याओं का मासा हमेशा एक ही रहेगा। जैसे आप कोई भी संख्या XYZ ले लो, 12, 13 ले लो, 97, 98 ले लो, उनका मासा क्या रहेगा? एक ही रहेगा। तो वो सब क्या है? 2 लगातार संख्या क्या होंगी? सहअवाच्य संख्या होती हैं। इस पॉइंट को आप लिख लेंगे और बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगला पॉइंट क्या है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। परमेय व अपरमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक, परमेय और अपरमेय का सम्मिलित रूप वास्तविक संख्या। जैसे मैं आपसे एग्जाम्पल एक दे रहा, 3 + √5, 3 + √5, ये क्या होगी? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ये इतना समझने के लिए पर्याप्त है आपके लिए। काल्पनिक संख्या ये आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे। ऐसी संख्याएं जिनकी रूट में निगेटिव हो, रूट में जो संख्या लिखी है ना, वो कैसी हो जाए? आपकी निगेटिव हो जाए। ठीक है, देखो ये जो 4 लिखा है ना, ये कैसा लिखा है? ये 7 देखो कैसा लिखा है? 7 निगेटिव लिखा है। ठीक है, तो समझ में आ रहा कि ये 4 निगेटिव है, ये 7 निगेटिव है। तो रूट के अंदर अगर निगेटिव है तो ये, अब इसकी बात पूरी समझाता हूँ क्या। जैसे √4 है, क्या है? √4, तो √4 - 4, इसका स्क्वायर करो तो आपका आंसर क्या आएगा? स्क्वायर से रूट कट जाएगा -4। तो किसी भी संख्या को कैसे जानेंगे वो काल्पनिक है या वास्तविक है? ठीक है, तो आप समझेंगे उसका स्क्वायर करके। स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद अगर संख्या आपकी पॉजिटिव आ रही तो वो काल्पनिक संख्या नहीं है, निगेटिव आ रही तो काल्पनिक है। स्क्वायर करने पर निगेटिव आई काल्पनिक संख्या। जैसे -4, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा और -4 आंसर आया। और जैसे ही -4 आया तो आप यहाँ से क्या कहेंगे? ये कैसी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अभाज्य त्रियक संख्या। अभाज्य त्रियक संख्या तो ये क्या होती है? ये यहाँ पे देखो, इसको दूसरे नाम से थोड़ा जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको? प्राइम ट्रिपलेट नंबर। आपको इंग्लिश से बहुत कायदे से क्लियर हो रहा होगा कि इसको क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, यानी ऐसी 3 संख्याएं हों जिनका मासा क्या रहना चाहिए? जिनका मासा आपका रहना चाहिए 1। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो चल यहाँ पे और एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये भाई ये है ना, तो यहाँ से समझ में आ रहा कि नहीं? आप ये मुझे कमेंट करके ज़रा सा बता दें कि नहीं, तो मैं आपको कमेंट में उसका रिप्लाई करके आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूँ। तिर्यक संख्या मतलब 3 संख्या। जैसे सहअवाच्य संख्या क्या होती है? उसमें 2 संख्या होती हैं, ऐसी 2 संख्या जिनका मासा, ठीक है, 1 हो। और तिर्यक में क्या होगा? ऐसी संख्या जिनका मासा क्या होना चाहिए?
एक होना चाहिए, 3 संख्या लेनी है, तो 8 9 25 ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा मान लो आप 7 ले लो, 8 ले लो, 15 ले लो, 7 8 15 ले लो, ठीक है। 1 3 5 ले लो, 1 3 5 का मासा कितना होगा, ठीक है, एक ही होगा। तो ऐसे करके आप समझ लेंगे, ठीक। तो इस त्रयबाद संख्या समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से अगला चलते हैं धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक क्या है भाई, तो यहाँ पे देखो जो समझाने की बात है वो क्या कहना चाह रहा है, यहाँ पे +1 का योग प्रतिलोम, ठीक है। तो क्या होगा -1, ठीक है। प्लस का क्या होगा योग प्रतिलोम -1, ठीक है। और यहीं पे देखो एक का बोला -1, 2 का बोला -2, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। यहाँ से आप चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला है संख्याओं के विशेष प्रकार से संबंधित कुछ चीज़ें हैं ना। तो यहाँ पे थोड़ा गलत देखो टाइपिंग हुआ है ये, तो ये लिखा है तत्समक, क्या लिखा है तत्समक, ठीक है। तो ये तत्समक लिखा है, क्या है, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर उस संख्या का कोई अन्य नहीं, ठीक है। क्या एक बार अरेंज कर दूँ इसे, कोई अंतर नहीं आता है, 1 को गुणा का तत्समक कहा जाता है। मतलब कोई भी संख्या मैं कहूँ आपसे 5 का तत्समक बताओ तो आप कहोगे 1, मैं कहूँ आपको 10 का तत्समक बताओ तो 1। क्यों, क्योंकि भाई ये है क्या, ये 5 गुणे 1 है, ये क्या है 5 क्या होता है 5 गुणे 1। तो भाई किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुणा का तत्समक, ठीक है। और जोड़ का तत्समक किसे कहते हैं, 0, क्योंकि किसी संख्या में 0 जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो जोड़ का तत्समक पूछे तो 0 और गुणा का पूछे तो 1। क्लियर रहेगा पॉइंट आपको, कोई दिक्कत भाई। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे, क्या है, गुणा का प्रतिलोम पूछेगा, गुणा का प्रतिलोम। तो ये क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत। अगर मैंने आपसे कहा a तो आप कहोगे 1/a, तो मैं कहूँ 1/a तो आप कहोगे a, ठीक है। तो ये हो जाता है प्रतिलोम, ठीक है, इनवर्स ठीक है, ठीक है, मल्टीपल इनवर्स हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। जैसे एक क्वेश्चन पेपर में कैसे पूछाएगा, मैं आपसे कहूँ -6 का प्रतिलोम बताइए आप, तो आप कहेंगे 1/6 माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक। तो अब देखो अगला पूछा गया आपसे जोड़ का प्रतिलोम, ठीक है। तो जोड़ का पूछा गया है तो जोड़ का देख लेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा कायदे से समझ के चलेंगे, क्या है जोड़ में, क्या है देखो वहाँ पे क्या होता है, चीज़ें पलट जाती हैं, यानी जो गुणा में है वो भाग में पहुँच जाती है, भाग में है तो गुणा में पहुँच जाती है। यहाँ चिन्ह पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव, क्योंकि ये जोड़ का है। किसका है, जोड़ का है, क्योंकि रिजल्ट हमें कुल मिला के क्या करना होता है 0, वहाँ रिजल्ट क्या करना होता है 1, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लें, यहाँ पे ऊपर मैं समझा देता हूँ और ध्यान से। ये जो गुणा का प्रतिलोम का मतलब क्या होता है कि जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं 5, तो 1/5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 5 कट जाएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा 1। तो गुणा का प्रतिलोम का रिजल्ट क्या आ जाता है 1 आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ से चीज़ याद रखेंगे। और जोड़ का क्या हो जाता है 0, जोड़ में क्या हो जाता है 0। जैसे 5 है तो -5, तो +5 और -5 क्या हो जाएगा 0 रिजल्ट हो जाएगा, ठीक। अब आता है आरोही अवरोही। आरोही अवरोही आप बहुत कायदे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि भिन्नों के बारे में यहाँ से शब्द पूछता है कि बढ़ते क्रम में लगाओ, घटते क्रम में लगाओ, आरोही क्रम में लगाओ। तो इस चीज़ों को आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे आरोही, तो आरोही में क्या रहेगा, अगर आपको एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये आरोही में होता है बड़ा, ठीक है, और वहीं अवरोही में होता है क्या, छोटा होता है। तो बड़ा आ माने बढ़ता, ये मैंने थोड़ा अपना ट्रिक बना रखा है क्या यहाँ से, कि बड़ा आ माने बढ़ता क्रम, क्या रहेगा बढ़ता क्रम, छोटा आ माने घटता क्रम, ठीक है। बड़ा आ बढ़ता क्रम, छोटा आ घटता क्रम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो ये हिंट याद रखेंगे, आरोही मतलब बढ़ता क्रम और अवरोही मतलब घटता क्रम।
घटता क्रम यानी 1 2 3 रॉन्ग, ये होगा बढ़ता क्रम। ठीक है, घटता क्रम होगा क्या, उल्टी गिनती। थोड़ा और याद करने का तरीका बताऊं, अवरोही माने उल्टी गिनती होती है, जो हम छोटे पे पढ़ते थे ना उल्टी गिनती को, है ना वही। और आरोही माने सीधी गिनती जैसे पढ़ते हैं अपन, है ना। विशुद्ध मान देखते हैं, विशुद्ध मान क्या होता है। विशुद्ध मान का मतलब होता है कोई भी वैल्यू है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उसका रिजल्ट विशुद्ध मान में पॉजिटिव ही आएगा। मैं आपसे कहता हूँ -9 का विशुद्ध मान बताओ, आप कहेंगे +9। मैं कहूँ आपसे +9 का विशुद्ध मान बताओ, आप कहेंगे +9। यानी कुल मिला के विशुद्ध मान से क्या होता है, संख्या ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक, रिजल्ट धनात्मक ही आता है और संख्या पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, जिसे हम इसे मोड का चिन्ह बोल के चलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे लगा हो और इसके अंदर कोई भी वैल्यू दी गई, जैसे 4 दी तो मैं कहूँगा इसका आंसर 4, वहीं -4 दी तब भी आंसर कहूँगा 4। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई है। ठीक है, तो देखो जो टैगलाइन लिख रखी है, क्या लिख रखी है, जहाँ मेहनत वहाँ, ठीक है, वहाँ सफलता है। तो आपके साथ मेहनत चल रही है, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता भी आपको मिलेगी। बस आपको अंत तक बने रहना है, चीज़ों को समझना है, क्योंकि अभी मैं आपको थ्योरी समझा रहा हूँ। थ्योरी समझाने के बाद जब सवाल को देखेंगे ना, आप करेंगे एक एक चीज़ें, यही पॉइंट से सवाल बनेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप साथ देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के गुणनफल के चिन्ह। ये तो देखो प्लस और प्लस का गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस। भाई यहाँ से समझ के चलेंगे, प्लस प्लस का गुणा करते हैं तो प्लस आता है। ठीक है, और प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, और माइनस प्लस का गुणा करते हैं माइनस, और माइनस माइनस का प्लस। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं आपको शुद्ध भाषा में बताऊँ, देखो मैं अधिकतर प्रयास करता हूँ अपनी भाषा में तत्वों को बोलने का। तो अपनी भाषा में तत्व बोलने का मतलब क्या है, यदि चिन्ह समान है, चिन्ह समान का मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस, तो इनका रिजल्ट प्लस रहेगा। चिन्ह अलग अलग हैं, उनका रिजल्ट माइनस रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या याद रखें, जब दो चिन्हों का गुणा कर रहे हैं, दो चिन्हों का, और चिन्ह समान है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, अगर प्लस। ठीक है, और अगर चिन्ह अलग अलग है तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी। चलते हैं अगला। देखो भाग में वही चीज़ होती है, प्लस में प्लस संख्या से भाग दोगे रिजल्ट क्या आएगा, प्लस। यानी समान चिन्ह में प्लस और, ठीक है, और अलग चिन्ह में माइनस होता है। तो हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, बिल्कुल आपका समय बहुत कीमती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये कुछ चीज़ें डाटा आपको याद करना पड़ेगा, है ना। इकाई मतलब 10 की पावर 0 होता है, दहाई मतलब 10 की पावर 1, सैकड़ा 10 की पावर 2, हज़ार 10 की पावर 3, कभी कभी देखो सीधा करोड़ क्या होता है, 10 की पावर 7 होता है ना। ये नंबर बहुत पूछा जाता है करोड़ का। ठीक है, क्योंकि ये जब से यूट्यूब की दुनिया आई ना, तो क्या है, मिलियन एलियन के चक्कर में ये रिजल्ट क्या है पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि ये चिल्लाते रहते हैं सब लोग, इतने सब्सक्राइबर हो गए, इतने सब्सक्राइबर हो गए। तो एग्जामिनर कहता है चलो भाई हम सब्सक्राइबर ही पूछ लेते हैं, तो यहाँ से वही क्वेश्चन बना लेता है। तो देखो ये 10 लाख मतलब 1 मिलियन होता है। ठीक है, 1 मिलियन की वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर 6। तो ये आप चार्ट को रिवीजन कर लेंगे, हम इसको छोड़ते हैं। आप समझते हैं कुछ संख्याओं के विशेष प्रकार से संबंधित ज्ञान। तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं भाई। तो एक एक नियम को समझते हैं यहाँ से। तो पूर्ण संख्याओं के गुण हैं, पहला गुण है क्या, समरक नियम। ठीक है, समरक नियम। अब ये जोड़ का है, क्या है, जोड़ का। तो बोला ए और बी दो धनात्मक संख्याएं हैं, तो ए प्लस बी धनात्मक होगा। तो ए और बी दो धनात्मक संख्याएं हैं, तो ए प्लस बी धनात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि जोड़ का समरक नियम क्या होता है भाई, ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, जैसे हमने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया, क्या एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया मैंने, 16 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये भाई इसका अंदाज बैठ पाना अभी मुश्किल हो रहा मेरे को। ये आएगा कितना, पॉजिटिव नंबर आ रहा,
ठीक है, ये भी पॉजिटिव नंबर आ रहा। ठीक है, 16, 24, 40 और 80 और 60, 140। ठीक है, तो अब देखो अगला पॉइंट क्या है, जब ए और बी ऋणात्मक संख्याएं हैं तो ए प्लस बी क्या होगा, तो ऋणात्मक। मैंने क्या कहा था, प्लस प्लस को जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस। ठीक है, गुणा की कंडीशन नहीं, गुणा की कंडीशन में समान चिन्ह में प्लस होता है, पर जोड़ घटाने में आप समझेंगे। जैसे आपके पास एक चीज़ सोचो, आपके पास जेब में 100 रुपये हैं, ठीक है, मैंने आपको 50 रुपये और दे दिए, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और जमा हो रहा है तो प्लस में कहोगे, है ना। तो क्या 100 थी, 50 आ गए, 150। वहीं क्या होगा, जब आप क्या करेंगे, मान लो एक दुकान पे गए आप, ठीक है, तो आपने दुकान पे गए, वहाँ पे आपकी 500 रुपये उधारी थी और आपने 200 रुपये की सौदा ले ली, तो 200 रुपये के लिए तो वो क्या करेगा, उधारी मतलब माइनस दर्शाती है, क्या दर्शाती है, माइनस। तो 500 रुपये उधार थी, 200 की और सौदा ली, तो वो कहेगा 700 रुपये। तो अब 700 रुपये माइनस, माइनस का मतलब क्या है, आप उसे देने हैं, आपको उसे। तो यहाँ से माइनस का आपको समझा रहा था, माइनस का जो होता है आपका क्या दिखाता है, आपको वापस करना होता है ना। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद करते हैं ये समझ में आएगा। माइनस का 10, माइनस का 30, माइनस का 40 आएगा। ठीक है, तो जैसे कि अगला टाइप पे चलते हैं, क्या समझा रहा, ए धनात्मक बी ऋणात्मक संख्या है तो ए प्लस बी धनात्मक होगा। ठीक है, तो ए धनात्मक बी ऋणात्मक, तो ये डिपेंड करेगा ए बड़ा है या छोटा। हमेशा अगर बड़ा है तो देखो यहाँ पे क्या है, बी संख्यात्मक, बी के संख्यात्मक मान से बड़ा है, ये स्पष्ट रूप से उसने कह दिया है। अगर ये ए बड़ा नहीं होता है ना तो हमेशा ये बड़ा पॉजिटिव नहीं आएगा। यहाँ पे इस लाइन को समझेंगे, ये जो लाइन लिख रखी है, अगर ये आपको ना दिए जाए तो आप स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हो कि ये सही है या गलत है। क्यों, उसने कहा ए का संख्यात्मक मान बी के संख्यात्मक मान से बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो 69 में से 24 जाएगा, जैसे 45 से 60 में से 20 जाएगा तो 40 है। ठीक है, अगर ए का मान बी से छोटा है, जैसे सेकेंड मैंने बना के आपको तुरंत ही इसीलिए मैंने बना के रख रखा है, ए की वैल्यू छोटी है, ठीक है, और बी की वैल्यू बड़ी है, तो जब हम इसको देखेंगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 30 आ गया, और ये 20 है, ये माइनस का 40 है, तो ये क्या आ गया, माइनस का 20। तो इस कंडीशन में ये ऋणात्मक आया और इस कंडीशन में धनात्मक आया, तो आप समझ सकते हैं कि कंडीशन क्या रहेगी। ठीक है, तो अब आ रहा है गुणा का समरक नियम। गुणा का समरक नियम क्या कहता है भाई, तो ए और बी दो धनात्मक संख्या है तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव तो वही चीज़ समझाया, जब तो धनात्मक संख्या को गुणा करोगे तो धनात्मक मिलेगा, ऋणात्मक का करोगे तब भी धनात्मक मिलेगा। तो गुणा के समरक नियम में हमेशा क्या रहता है, आपका पॉजिटिव नंबर रहेगा, जो कि देखो यहाँ पे आपको तरीके से पूरा समझाया गया है। जो अभी तक मैंने आपको कहानी समझाई है वही कहानी यहाँ पे पूरी दर्शा दी गई है, तो आप इसको एक बार ध्यान से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ से। ठीक है, चलते हैं अगला। तो ये रूल आ गए, तो देखो क्रम विनिमय नियम अभी था वहाँ शब्दों के साथ, तो आप शब्दों के साथ थे तो आप समझ रहे थे। अब क्रम विनिमय नियम दो होते हैं, एक योग का एक गुणा का, जो कि अभी हम समझा चुके हैं। तो योग का, योग वाले चिन्ह में प्लस लगा होता है, और ठीक है, और उसमें क्या लगा होता है, माइनस। ठीक, तो यहाँ से अभी आप समझेंगे एक एक पॉइंट को। ये देखो यहाँ पे क्या लगा है, प्लस, ठीक है, और ये वाले में क्या लगा है, गुणा। तो ये गुणा का है, ये प्लस का है, तो प्लस वाले में 6 प्लस 9 कितना होता है, 15, और 9 प्लस 6 क्रम का विनिमय का मतलब क्या होता है, जैसे आप मेरे से आगे बैठे हैं तो अब क्रम बदलने में आपसे आगे हो जाऊँ, तो क्रम विनिमय यही होता है ना। तो पहले 6 प्लस 9 कर रहा था, अब 9 प्लस 6 करें तो इससे कोई प्रभाव पड़ेगा, ये हमेशा क्या आएगी, मतलब बराबर वैल्यू आएगी, है ना। तो 6 प्लस 9 15 होता है, तो 15 और ये 9 प्लस 6 भी 15 होता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। 8 गुणे 4 करेंगे 32 होता है, और 4 गुणे 8 करेंगे तब भी 32 होगा। ठीक है, तो ये क्रम विनिमय नियम था। अब सहचर नियम, सहचर नियम क्या होता है, सहचर नियम एक योग का होता है। देखो फिर वही चीज़ है, आप कायदे से समझ लेंगे, यहाँ शब्दों को नहीं लिखा है,
तो इसका नहीं, आपको हम समझाते जा रहे हैं एक एक चीज़ को। ये चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ये यहाँ प्लस लगा है ए प्लस बी, तो ये योग का है, ए गुणे बी लगा है तो ये माइनस उसका गुणा का है, ठीक है। तो देखो ए प्लस बी क्या होता है, यहाँ भी बात तो वही होती है, ठीक है। ए प्लस बी एक कोष्टक में है प्लस सी, तो कोष्टक लगने से प्लस पे कोई प्रभाव पड़ता है? देखो 6 और 4 10 2 12, और अगर हम 2 4 को जो कोष्टक में कर लें तो 2 4 6 और 6 12, तब भी रिजल्ट आया आपका 12। वैसे ही गुणा में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी ए गुणे बी गुणे सी। तो सेक्चर नियम का मतलब बस ये होता है, तो क्रम जो होता है वो आगे पीछे होगा, है ना, और रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। अब देखते हैं अगला, गुणा करने के नियम। गुणा करने के नियम क्या होता है, तो जैसे ए गुणे बी लिखा है, माइनस लिखा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस को ए के साथ शिफ्ट कर दिया, माइनस को क्या किया, ए के साथ शिफ्ट कर दिया यहाँ पे देखो, तो बी प्लस का लिख लिया। या फिर हम क्या करते हैं, ए प्लस का लिख लें, बी के साथ माइनस शिफ्ट कर दें। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन करते समय यूज होती हैं, और यही चीज़ें भाई स्टूडेंट की लाइफ में पेपर हॉल में ये गलतियाँ सबसे ज़्यादा होती हैं। इन पॉइंटों को बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं। तो अगला क्या है, गुणा वितरण नियम। गुणा वितरण नियम क्या होता है भाई, जैसे किसी चीज़ को कॉमन फैक्टर, आप क्या पढ़ते हो, कॉमन फैक्टर पढ़ते हो ना, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो कॉमन ले लेते हैं तो संख्या सरल हो जाती है, तो सरल हो जाएगी तो आप आसानी से जोड़ घटा पाओगे। तो जैसे यहाँ पे जैसे लिखा है बी प्लस सी इंटू ए लिखा है, तो इसे क्या लिख सकते, ए इंटू बी। तो ये ऐसे नहीं दिया जाएगा, जो यहाँ रिजल्ट दिया जाएगा वो ये दिया जाएगा आपसे, है ना। और ऐसे करके आप कॉमन लेके आप इसे सरल कर लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ इसके साथ ए है, क्या है ए, और यहाँ भी इसके साथ क्या है ए, तो ए बाहर ले लिया तो इधर क्या बचा बी, उधर सी, तो बीच में लगा प्लस, तो ए बी प्लस सी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। शून्य गुणा नियम क्या है भाई, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर क्या रिजल्ट शून्य बनता है, जोड़ने पर क्या होता है, तो जो किसी संख्या में शून्य को जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही संख्या आंसर आती है। तो थोड़ा भाई कमेंट करते रहें, थोड़ा रिव्यू भी करें, फीडबैक दें, सब्सक्राइब करें चैनल को। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, यही मैं समझता हूँ। अगर सामने फेस से पढ़ाता तो आपको बहुत अच्छा लगता। कोई नहीं, आप यूट्यूब पे जाके, ये यूनिट डिजिट है, इसे अगर थोड़ा समझने में दिक्कत, तो मैंने यहाँ बहुत छोटे स्तर पे लिखा है, मतलब छोटे छोटे है, क्योंकि टाइम की कमी है आपके लिए। तो आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाके सचिन सर यूनिट डिजिट, ठीक है, वन शॉट, तो आपको ये मिल जाएगा वन शॉट, और आपको पूरा वन शॉट में एकदम क्लियर हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो आप वहाँ से प्लीज़ पढ़ लें। तो यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ यूनिट डिजिट को, मैं नहीं चाहता आपका समय ज़्यादा बर्बाद हो, ठीक है। तो आप, उम्मीद करता हूँ आप वहाँ से ज़रूर देखेंगे, हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से आप इसको ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलते हैं आगे की कहानी में। तो अभी तो मैं, चलो ये पीडीएफ हो गई समाप्त। तो आप देखो अभ्यास पर आ गए हैं, तो अभ्यास क्वेश्चन लगाते हैं। थ्योरी जितनी भी थी मैंने कंप्लीट कर दी, यूनिट डिजिट मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, आप सर्च करेंगे सचिन सर, ठीक है, यूनिट डिजिट वन शॉट, आपको पूरा यूनिट डिजिट बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। बोर्ड पे पढ़ाते हुए होगा कायदे से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई, और शेयर कर दें वीडियो को जल्दी से, जिससे और भाई बहनों का मदद हो जाए भाई। बहुत अच्छे स्तर के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो देखो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो गिनती में प्रयोग की जाती है, 1 2 3 4, तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका 1, ठीक है। पाई संख्या नहीं है, ठीक है। -1 पूर्णांक संख्या है, 0 एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक भी है, और 0 एक पूर्ण संख्या भी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आया आपका 1। चलिए जल्दी से दूसरे क्वेश्चन को कमेंट करिए, आप आंसर जल्दी से कमेंट करें।
तो दूसरे में क्या कह रहा है भाई, 7 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। तो 7, तो ये पहला 7 है, इसका स्थानीय मान कितना होगा 7, और दूसरा 7 है तो इसका स्थानीय मान कितना होगा 7। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये 7 लिखा है, क्या लिखा है 7, 7 के बाद कितने हैं 1 2 3 अंक, तो 3 जीरो, कितने जीरो होंगे 3 जीरो होंगे, है ना। तो 3 जीरो, इनका अंतर करेंगे, 7000 में से 7 घटाएंगे तो आंसर आपका क्या आएगा 6093। आंसर कितना आ जाएगा 6093। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना, मैं क्वेश्चन को जूम कर ले रहा, जूम करके आपको कायदे से समझा रहा है इसको, है ना। कैसे, मैंने क्या कहा है भाई, यहाँ से मैं पेन ले लूँ, तो यहाँ देखो इस 7 का स्थानीय मान कितना होगा 7, और ये 7, तो देखो ये 7 के बाद कितने अंक है 1 2 3, 3 अंक है तो 3 जीरो लगा लिए इस 7 पे, कितनी जीरो लगा ली 3 जीरो। तो ये 7000 लिखा हो, 7000 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 6993। अब उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करते हैं यहाँ से, निम्न में से कौन सी पूर्णांक संख्या है, निम्न में से कौन सी पूर्णांक संख्या है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, पूर्णांक संख्या क्या होती है, जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम रॉन्ग करें तो पाई एक संख्या नहीं है, और ये क्या है, ये परमी संख्या है, ये परमी संख्या है, ठीक है। और -3 क्या है, पूर्णांक संख्या है, -3 क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्लियर, कोई दिक्कत आपको समझने में, उम्मीद करते हैं नहीं होगी। अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें जल्दी से। चौथा क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर बताएं। तो आप एक चीज़ समझें, देखो थोड़ा कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं आपको। 5 अंकों की क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 6 अंकों की छोटी से छोटी, तो 6 अंकों की छोटी छोटी क्या होगी भाई, यही तो होगी, ये होगा कितने 6 अंक, और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होगी, 5 बार आप 9 लिख लोगे, यहाँ पे क्या लिख लोगे 5 बार 9, इनका अंतर करना है। तो आप यहाँ 10 में से ये एक, फिर ये क्या रहेगा 0 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ से भाई क्या रहेगा, कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर बताओ, ठीक है। तो यहाँ से देखो कैरी जाएगी, क्या जाए, कैरी जाने के बाद क्या आएगा भाई, आंसर एक ही आएगा, इसका क्या आएगा 1, क्योंकि देखो 1 है, इधर से कैरी जाती रहेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, फिर ये 9 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, फिर यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, तो आंसर क्या आएगा 1। क्लियर। तो ये कहा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो एक चीज़ बताओ, ये तो 13 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, तो यही संख्या हो गई अभाज्य, ठीक है। तो पहले तो मैंने कहा आपको 100 तक की अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए, उसके लिए आप लापरवाही नहीं करें, आपको हर हाल में याद करनी है, उसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, आपको खुद करनी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य यानी गलत है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा है, तो ये भाई सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1। पाई एक परमेय संख्या, तो भाई यही गड़बड़ होगी, पाई क्या है, पाई के बारे में नहीं पता है मेरे को, तो ये पाई क्या है, ये बात हो गई यहाँ से आंसर, क्योंकि ये बात गलत है, पाई एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या 22/7 है, क्यों, ये भिन्न के रूप में लिखी हुई है। परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो हमने बताया था जो संख्या भिन्न के रूप में लिखी हो, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, तीसरा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो इसको करते हैं भाई। तो इसमें जल्दी से पहले हम कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आंसर देंगे, ठीक है। तो आपके आंसर का वेट है, जल्दी जितनी जल्दी आप आंसर देंगे और मैं बताऊँगा फिर, ठीक है। तो यहाँ कहा गया दोनों 4 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। तो ये 4 का मतलब क्या हुआ, इस 4 का मतलब हुआ 40, अभी हम पॉइंट की टेंशन नहीं लेंगे, और इस 4 का मतलब क्या हुआ, ठीक है 4000, कितना हुआ 4000। तो इन दोनों को जब हम घटाएंगे कितना आएगा 3960।
तो अब यही ऑप्शन में देखो भाई, ये संख्या में दशमलव कितने अंक, 4 अंक, तो यहाँ भी 4 अंक आना चाहिए। कितने, 4 अंक। तो किस ऑप्शन में ये लिखा है 396 जीरो, तो पहले ऑप्शन में नहीं है, पहला नहीं हो सकता। दूसरा 396 लिखा है, ये 404 नहीं हो सकता। अब मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तो ये इरेज हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ भी ये नहीं लिखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। देखो आप लोग दशमलव की टेंशन लेने लगते हो, जिसका मैथ बैकग्राउंड है उसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 साइड वाले ज़्यादा रहते हैं, अधिकतर बहनों को दिक्कत होने लगती है क्योंकि वो 8 साइड से रहती हैं तो दिक्कत होती है। हालांकि आज के समय में बहुत आगे निकल चुकी है लड़कियाँ। मेरे ग्रुप में भाई लड़कियों ने बहुत अच्छा मैथ में रिस्पॉन्स रखा है, बहुत अच्छी मार्किंग लाए, और मेरी कोचिंग में भी बच्चे हैं, ठीक है, उनका भी अच्छा मार्किंग है। तो देखते हैं। हाँ, ये भाई क्वेश्चन में आने वाला है भाई पेपर, ये पेपर में हिट करेगा क्वेश्चन, ठीक है। 2 परमे संख्याओं के बीच की परमे संख्या पूछी जाए तो आपको क्या करना है, उन दोनों संख्या को जोड़ लो। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, कैंची गुणा कर लेंगे तो 7 पना 35 और 6 36, ठीक है, और 7 42, और भाग देना है 2 से। तो अब किसी भिन्न, देखो ये भिन्न हो गई तो वैसे चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या हो जाएगा, 71/42, है ना। और जब भिन्न में किसी संख्या से भाग देना है तो नीचे वाली संख्या में गुणा कर दो, तो 71/84, तो आंसर आपका आ जाएगा टी। तो समझ में आ गया, दो संख्याओं को जोड़ के आधा, उनके बीच की परमे संख्या होती है। बात समझ में आ गई कि नहीं, ठीक है। यानी a+b/2। तो हम क्या करेंगे, बटे 2 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 2 से भाग। तो 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है, हर में आप 2 से गुणा कर देंगे, कि भिन्न के हर में 2 से गुणा कर देंगे। हाँ, सपोज मान लो इसकी जगह पेपर में, जैसे पिछली बार शायद पूछा गया था 5 और मान लो मैं 2 के ठीक बीच में संख्या पूछूं, परमी संख्या, तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे और इसका आधा कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये एक संख्या है, तो ये क्या है, 7/2 3.5। तो देखो इनके बीच में क्या आ रही, 3.5 ही आएगी। आप इनको करके देख लेना, तो इसको जब आप नंबर लाइन पे दर्शाएंगे ठीक इनके बीच में 3.5 ही मान आएगा, यानी 3 सही 1/2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब ये कह रहा है 1/5 और 2/5 के बीच में कौन सी परमे संख्या युग्म होगा। अच्छा, एक चीज़ देखो, यहाँ इसने ये नहीं पूछा ठीक बीच में कौन सा होगा, इसने पूछा कौन सी परमे संख्या, क्योंकि एक पॉइंट याद रखेंगे यहाँ पे, क्या 2 परमे संख्याओं के बीच में अनंत परमे संख्या होती हैं। क्या कहा मैंने, 2 परमे संख्याओं के बीच में अनंत परमे संख्या होती है, और 2 परमे संख्याओं के बीच में अनंत परमे संख्या होती हैं। तो इसमें कोई दुराय नहीं, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब अनंत में से आपको क्या दे दूँ, ऐसे समझ लो समुद्र में आप पानी है, वहाँ से आप एक बाल्टी भर लाओ, एक टंकी भर लाओ, एक ट्रक भर लाओ, कोई प्रभाव पड़ेगा वहाँ से, नहीं पड़ेगा ना, वैसे ही है ना। तो इनके बीच में कई सारी संख्या, आपको कैसे पता कौन सी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो फ्रैक्शन दी है उन्हें पॉइंट में बदल लो। किस में, पॉइंट में। तो एक भाई थोड़ा प्रयास करना बहुत अच्छे से समझने का कि 1/5 क्या होता है, 1/5 होता है 0.2, क्या होता है 0.2। ये बात से सहमत हैं आप भाई, किसी को दिक्कत। और 2/5 कितना होता है, 2/5 होता है, अगर हम भाग दें तो 0.4। तो यहाँ अगर हम 0 बढ़ा लें तो 200 और 400, ये मुद्दा समझ में आ गया। अब एक चीज़ बताओ आप, अगर 262 में 100 से भाग दें तो ये कितना आएगा भाई, वो 1000 से भाग दें तो ये 0.262 आएगा। कितना आएगा, 0.262, ठीक है। हमें वैल्यू चाहिए जो 200 और 400 के बीच में हो, 200 और 400 के बीच में हो। ये वाले देखो, मैं ऑप्शन गलत करता हूँ, आप ऑप्शन को देखना भाई, मैं क्योंकि लिख नहीं पाऊँगा ज़्यादा इस पर, तो आप समझेंगे क्या कहना चाह रहा। आपका मान क्या आ रहा, 0.200 0.400। तो यहाँ पे देखो ये 500 दे रहा, कितना दे रहा, ये 500 दे रहा, 400 से ज़्यादा है तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। ये भी 400 से ज़्यादा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। अब जैसे ऑप्शन देखते हैं अगला, इसमें क्या है भाई,
ये 200 से कम है। ये वाला कैसे गलत कर लिया, ये दोनों वैल्यू क्या है 200 से कम है। तो एग्जाम में ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन आपको सॉल्व ही करना है, आपको क्या करना है, दिमाग लगाना है। और दिमाग कब लगता है, जब आप सारे छोटे छोटे पॉइंटों को दिमाग में रखेंगे, ना कि ऐसे ही हो जाएगा आपने कहा भाई बैठ गए एग्जाम हॉल में और बस क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो लाखों की भीड़ है, लाखों की भीड़ में आपको कुछ चुने जाने वाले बच्चे होंगे। तो भाई ऐसा होता है, जैसे सपोज मैं अपनी बात बताता हूँ, जैसे मेरा इंग्लिश वीक है तो मैं चैन से दूर क्यों रहा, क्योंकि मेरी एक कमज़ोरी थी। तो वैसे ही आपका है, कंपटीशन इतने बड़े लेवल में बैठ हो चुका है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते गणित को छोड़ दें। आप अदर सब्जेक्ट हो सकते हैं बेस्ट हो, लेकिन सामने वाला हो सकता है हर सब्जेक्ट में बेस्ट हो, फिर वो जॉब ले जाएगा। आपको भी प्रयास करना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शून्य एक प्राकृतिक संख्या है, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, एक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, तो ये बात हो गई गलत। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, तो ये भी बात हो गई गलत। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी है, ठीक है, तो ये बात है सही। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9 है, ये बात गलत, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपना 100% दे रहा हूँ आपको समझाने में। अब आप अपना रिव्यू दे के मुझे ज़रूर कमेंट करें भाइयों, ठीक है। आप सपोर्ट ज़रूर करें, शेयर करें, ठीक है। चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें, जिससे बहुत अच्छा योगदान दे सकूं मैं भी। तो देखो यहाँ पूछा परमेय संख्या नहीं है, तो मैंने क्या कहा था आपको, परमेय संख्या क्या होती है, जो भिन्न के रूप में लिखी हो। तो आपने कहा भिन्न के रूप में तो सारी लिखी है। दूसरी पहचान क्या बताई, जिसका रूट सॉल्व हो जाए, जिसका रूट सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं किस बंदे का रूट सॉल्व नहीं हो रही, ये तो परमेय है, कोई दिक्कत नहीं। ये लिखा है क्या, घनमूल 4, तो चार भाई किसका घन है, किसी का घन है क्या, चार किसी का घन नहीं है। ये तो भिन्न लिखी है, 9/10 भिन्न है, और 27 3 का क्यों है, तो ये 1 हो जाएगी। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू को समझेंगे, ये 1 हो जाएगी। क्यों, 3/3 1 होगा, क्योंकि ये 3 का क्यों है, तो क्यों से रूट कट जाएगा घनमूल, ठीक है। तो 3 तो ये आंसर हो जाएगा आपका, दूसरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसमें आंसर क्या आएगा, दूसरा ऑप्शन। चलते हैं 12 क्वेश्चन पे। देखो 50 क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन मैं लेके आया है आपके यूपी टेट के हिसाब से, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप अपने भाइयों बहनों को भी शेयर करें, ठीक है। जितने भी लोग हैं आपके साथ, तो आप शेयर ज़रूर करें। तो देखो अगला पॉइंट है 8 का स्थानीय मान बताओ। तो भाई 8, थोड़ा मैं जूम कर लूँ क्वेश्चन को स्थानीय मान के लिए। तो ये भाई 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, ठीक है। तो 8 इकाई दहाई मतलब 80, तो इसका स्थानीय मान क्या आएगा। आप दशमलव से टेंशन मत लेना, क्योंकि ये एग्जामिनर की सोच क्या होती है, डर पैदा करना, ठीक है। और अधिकतर ये दहशत बन जाती है, कुछ लड़कियों में ये बहुत समस्या रहती है, कुछ लड़कियों में, मैं सबकी नहीं कह रहा, बुरा मत मानना भाई कि इन लड़कियों के में होती, तो लड़कों में ही है, लेकिन धीरे धीरे वो सीख लेते हैं। पर लड़कियां क्या है, डर जाती है एकदम दशमलव से, क्योंकि मेरे ऑफलाइन कोचिंग में भी है वो भैया, ये दशमलव वाले भैया आ नहीं रहे हैं, इनको देख के तो प्रयास नहीं करती, वो मन से ही टूट जाती हैं जैसे ही देखती हैं कि दशमलव में आ गया, ये कैसे होगा। तो ये नहीं कैसे होगा, आप संख्या को पढ़ें, क्या पूछ रहा है, तो वो दशमलव वाली संख्या से पूछ ही नहीं रहा। अगर मेरे से कहता, क्या कहता कि 5 का बताओ, तो 5 का क्या होता भाई, 5 और दशमलव के बाद पहला अंक है तो 10/10। अगर कहता 3 का बताओ, तो भाई 3 का क्या होगा, 3 का होगा 3/100। ये भी याद रखना, दशमलव का भी मैंने आपको साथ में बता दिया। अगर दशमलव 5 है, तो क्या होगा 5/10, दशमलव 03 मतलब 3 का पूछ रहा क्या है 03, तो 3/100। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको मेरी बात समझ में आई होगी। एग्ज़ाम के बाद ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपको भी ये लगेगा कि हाँ सही क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है, जहाँ से कंटेंट बनेगा। वास्तविक संख्या क्या होती है, परमेय और अपरमेय दोनों संख्याएं,
ठीक है, केवल परमेय, केवल अपरमेय, या तो परमेय या तो अपरमेय, इनमें से कोई नहीं। तो हमने अभी आपको पॉइंट बताया था, ये पॉइंट बताया हुआ है कि नहीं भाई, कमेंट करें जल्दी से। क्या पॉइंट बताया था कि परमेय और अपरमेय दोनों संख्या उदाहरण दिया था, 3 + √5 दिया था। तो देखो मैंने आपको पहले ही कहा था, जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ना, उससे थ्योरिकल क्वेश्चन बनेंगे। थ्योरिकल क्वेश्चन बनेंगे, आपको थ्योरी पढ़ी होगी अच्छे से तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ भाई बहन क्या सोचते हैं कि नहीं सीधा न्यूमेरिकल करा दो। देखो यूट्यूब की भीड़ में सबसे बड़ी बात ये है, आज बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारा कंटेंट है। तो सबसे बड़ी बात ये है, एक्सेप्ट क्या करें, क्या मतलब क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप ये चयनित नहीं कर पा रहे हैं तो इस भीड़ में आप गुमनाम की ज़िंदगी जीने लग जाओगे। कुछ दिन बाद आपका कंपटीशन में हालत ख़राब होने लग जाएगा। आप पढ़ तो बहुत रहे होगे, लेकिन रिजल्ट में मार्किंग जिस तरीके से पॉजिटिव होनी चाहिए वो पॉजिटिव नहीं होगी, आपका रिजल्ट नेगेटिव होने लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एक प्राकृतिक संख्या है तो √n की वैल्यू बताओ। √n हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आएगी, हमेशा एक परमेय संख्या आएगी, हमेशा एक अपरमेय संख्या आएगी, कभी प्राकृतिक कभी अपरमेय आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या आएगा। देखो मैं आंसर नहीं, मैं बात वही करता हूँ। देखो थ्योरी, फिर से थ्योरी का खेल आया। थ्योरी का खेल कैसा आया, मैंने आपसे कहा n एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपके दिमाग में एक आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या तो 1 और 2 दोनों होती हैं। तो रूट लगाए तो रूट अगर इस पे लगा दें और रूट इस पे भी लगा दें, तो इसका वर्गमूल लेंगे आंसर आएगा 1, इसका वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल टूटेगा ही नहीं। तो ये कैसी संख्या हो गई, ये हो गई अपरमेय, और ये कैसी संख्या होगी, प्राकृत। ठीक है, तो कभी प्राकृत और कभी अपरमेय। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। जब तक n एक कंफर्म नंबर नहीं मिलेगा आपको, तब तक आप क्लियर करके नहीं बता सकते। तो कभी यहाँ पे क्या आएगी, प्राकृतिक संख्या, कभी अपरमेय। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य कथन पहचाने। परमेय संख्याओं के समुच्चय में 1/8 और 1/3 से विभाज्य है। ये बात बताओ जल्दी से भाई, कमेंट करके, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी क्या कह रही है भाई, यहाँ से कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है। ये पूछा कौन सी बात निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचाने, गलत को बताना है भाई। देखो यहाँ पे चांस बहुत ज़्यादा है आपका एग्जाम में गलती होने का। जैसे यूपी पुलिस में कुछ बच्चों के साथ हुआ, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, और उन्होंने देखा ये इसका ये आंसर लगा दिया, लेकिन वो पूछ रहा नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है, और गलती हो जाती है। वैसे ये कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में होता है, वो ये पूछ रहा है सत्य है असत्य, ये भी तो देख लो। आप पता चले सत्य लगा दो और बात माजरा पूछी गई है क्या असत्य की, तो बात गड़बड़ हो जाएगी ना। ठीक है, तो देखो इसमें कह रहा है क्या कि मतलब आपको बताना है, पहली है परमेय संख्याओं के समुच्चय में 1/8 और 1/3 से विभाज्य है। ठीक है, परमेय संख्या के समुच्चय में 1/8 1/3 से विभाज्य है। तो विभाज्य करने में कोई भी संख्या किसी को विभाज्य कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ से। लेकिन अब देखो क्या है एक्चुअली में, होगा क्या यहाँ से कि देखो ये कथन अभी हमने आपको बताया था क्या, दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है, बताए थे आपको, दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है। क्लियर। तो यहाँ से अगला पॉइंट क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो ये भी चीज़ देखो हम आपको वेन डायग्राम समझा के बताए थे ये इस तरीके से। ठीक है, 1 मिनट, सर्कल बना के नहीं बताए थे आपको क्लास में, ऐसे ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, फिर ये पूर्ण संख्या, ये पूर्णांक संख्या, और ये वास्तविक संख्या, इस तरीके से आपको बताए थे करके हम। ठीक है, तो वहीं से देखो प्रत्येक परमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, तो समझ लेंगे यहाँ से। अब क्या कह रहा है अगला, दो पृथक परमेय संख्या बीच कोई भी परमेय संख्या नहीं होती है। तो इसको आप ध्यान से समझें। जैसे परमेय संख्या आप क्या है, जैसे यही मान लो 5/7 और 10/3 परमेय संख्या है।
तो 5/7 को आप क्या कहोगे, आप ये बताओ 5/7 क्या होता है। अगर हम मतलब पॉइंटों में लिखना चाहें, चलो थोड़ा हम आसान नंबर मान लेते हैं। हम जैसे कह रहे हैं 2/10, ठीक है, और मैंने एक वैल्यू दी 3/10। तो भाई ये क्या होती है, ये 0.2, ये क्या होगा 0.2, ये 0.3, तो ये परम संख्या है। अब एक चीज़ बताओ, इसी के बीच में मैं आपसे कह रहा, ये भी तो आएगी 2.33 डॉट डॉट डॉट, ये भी तो आएगी इसके बीच में। क्यों, ये क्या लिखा 0.2, ये 0.3, तो 0.2 और 0.3 के बीच में दशमलव 2 3 3 3 3 3, तो ये क्या है भाई, दशमलव के बाद अनंत तक जा रहा है, तो ये अपरमेय संख्या ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इसका आंसर चौथा, क्योंकि दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्या होती हैं। ये पॉइंट कहा था, याद रखना, उसी पॉइंट को इसने पूछा है। ये इतनी बकवास जो मैंने समझाई है, ये ना समझ के आप सीधा पॉइंट दिमाग में डालें, दो परमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरमेय संख्या होती हैं, अनंत अपरमेय संख्या होती हैं, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्या होती हैं। देखो क्वेश्चन समझना क्या कहना चाह रहा है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी वास्तविक संख्या होंगी, तो भाई अनेक होंगी। क्या होंगी, अनेक, ठीक है। तो ये भी कोई आप बता नहीं सकते, क्यों, अभी हमने आपको बताया सभी परमेय संख्या, परमेय और अपरमेय। तो देखो सर्कल समझेंगे आप, सर्कल से समझा रहा हूँ मैं। दो ऐसे समझ लो, दो भाई हैं, एक का नाम परमेय है और एक का नाम अपरमेय है, छोटे छोटे ये थोड़ा बना लें, ठीक है। और एक क्या है, इनका हेड है, वो क्या है, वास्तविक। तो वास्तविक के अंदर दोनों आते हैं, परमेय और अपरमेय, ठीक है, समझ गए बात को। तो ये अनेक अनंत होंगे, क्यों अनंत, तो अनेक होने का मतलब क्या है, अनंत, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने बताया दो परमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है, तो अनंत परमेय संख्या होती हैं तो अनंत वास्तविक संख्या भी होंगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, कमेंट करें जल्दी से, निम्न में से कौन सी ऋण संख्या है। भाई जल्दी से कमेंट करें इसका क्वेश्चन, निम्न में से ऋण संख्या है। भाई कुछ ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन में गलत टाइपिंग हो गई है, ऋण संख्या तो सब सारी धनात्मक दी गई है। अच्छा क्या हो सकता है यहाँ से, ऋण ऋण, भाई ऋण नहीं होगा, मैं बताऊँ क्या होगा, रूढ़ संख्या है। क्या, रूढ़, और रूढ़ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, भाई ये गलत लिख गया रूढ़, रूट का मतलब क्या बताया था, अभाज्य संख्या, क्या बताया था, अभाज्य संख्या, ठीक है। तो अभाज्य संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो रूट का मतलब होता है अभाज्य संख्या। तो देखेंगे, वही मैंने क्या कहा था आपसे, आप देखेंगे कोई किसी के घर के पास में, तो देखो आपको पहाड़ी मजबूत होंगी तो आपको कुछ जल्दी चीज़ें दिखेंगी। ये 17 सत्ते 119 होता है, और 17 गुणे 11 होगा 187। 187 क्या होता है, 17 गुणे 11, ठीक है। और ये 17 सत्ते होगा, और ये अब भाई इन दो में से देखते हैं, तो इन दो में से क्या होगा, जैसे मान लो ये 17 से कट रहे थे ये, तो इनमें से देखते हैं कुछ कटेगा भाई, तो 100। अब एक चीज़ देखो आप, ये किसके वर्ग के पास में है, 247, 15 से छोटी अभाज्य संख्या 13 से भाग दो, तो 13 एकम 13 के बाद कितना बच गया यहाँ पे, यहाँ बच गया 13 के बाद 13 निम्मा 170, ये 13 से कट रही भाई, ये किससे कट रही, 13 से, ठीक है। अब आप काट के देख लो एक बार भाई 13 से, तो मैंने कहा 13 गुणे कितना करना पड़ेगा, 13 एकम 13 और 13 निम्मा 117, तो ये हो जाएगा आपका 247 के फैक्टर क्या होंगे, 13 गुणे 19, तो आंसर क्या आएगा 331, ठीक है, समझ में आ गई बात।
तो ये पूछा गुणनफल के इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक। तो देखो 2, अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहे हैं, वहाँ पे स्किप किया था मैंने, वीडियो देखने को बोला है। तो 2 की पावर जब भी आपको दिखे, 2 की पावर कितनी है 173। तो सबसे पहले क्या करेंगे, घात में 4 से भाग देंगे, घात में 4 से भाग देंगे, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो 4 की व्यवस्था क्या कहती है, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो 73 में 4 से भाग देंगे तो 72 कट जाएगा, 72 कट जाएगा, शेष क्या बचेगा 1। तो 2 की पावर 1 कितना होगा 2, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा 2। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता रहा, क्या आप याद रखें 2 3 7 8, 2 3 7 8 पर जो घात दी गई है उसमें 4 का भाग देते हैं, और 4 का भाग पूरी संख्या में नहीं देना, क्योंकि 4 की व्यवस्था क्या कहती है, अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। तो आप अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना, जो शेष बच जाए आप संख्या के ऊपर लगा देंगे, संख्या के मतलब इकाई के अंक के ऊपर। जैसे यहाँ 122 है, 122 में इकाई का अंक क्या है 2, तो 2 की शेष बचा 1, तो 2 की पावर 1, आंसर आ गया आपका 2। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1 से लेकर 50 तक कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो देखो इसको समझते हैं, देखो ये देखो सारे क्वेश्चन बेसिक से बने हुए हैं। अंक, हमने कहा अंक होते कितने, 1 से लेकर 9 तक की गिनती लोगों के, तो आपके 9 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं 9। अब हमें 50 तक की गिनती लिखनी है, तो अब संख्या कितनी रह गई आप ये बताओ 41, क्योंकि भाई 9 लिख चुकी हैं संख्या। 1 से लेकर 9 तक की गिनती कितनी संख्या होंगी 9 ही तो होती हैं, और एक संख्या में एक अंक लिख रहे तो कितने अंक होंगे, तो 9 डिजिट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये बची कितनी संख्या 41, इसमें अब ये कितनी है 2 अंक की संख्या, कितने अंक की 2 अंक की, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 82 डिजिट, कितने हो जाएंगे 82 डिजिट, क्योंकि एक संख्या में 2 अंक हैं तो इसलिए 2 से गुणा किया। अब इन दोनों नंबर को जोड़ लेंगे, इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो क्या टोटल आएगा 91। तो उम्मीद करता हूँ, सॉरी ये गलत टिक हो गया, 91 आएगा आंसर, क्या आएगा 91। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी से मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नहीं आया हो तो वीडियो को बैक करके थोड़ा देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिक सही करने के चक्कर में इरेज भी हो गया, ठीक है। अभी कहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य, तो देखो तो पहाड़े आपको बहुत जल्दी से आने चाहिए। तो आपको अगर पहाड़े आते हैं तो 133 19 के पहाड़े में आता है। 247 अगर जल्दी से देखें किसी संख्या से कटेगा भाई, जल्दी से बताओ 247। अभी हमने काटा था इसे 247 को, किससे काटा था 13 गुणे 19 काटा था, 13 गुणे 19। तो ये 13 से भी कटेगा 19 से भी कटेगा, तो ये भी नहीं है, तो ये कट गया ये कट गया। अब 221 देखो, 221 किससे कटेगा भाई, किसी संख्या से। 221 किसके वर्ग के पास में है, तो 15 का 225 होता है, 13 से काटो, 13 एकम 13, और 13 के बाद कितना बचा 9, 13 सत्ते 91। तो ये क्या है 13 गुणे 17, 221 क्या होता है 13 गुणे 17। तो आंसर आएगा नन ऑफ दीज। यहाँ पे सारी आप कैसी संख्या दी गई, सब भाज्य संख्या दी गई है ना, आंसर हो जाएगा यहाँ से नन ऑफ दीज। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग याद कीजिए, 100 तक की। तो देखो इसके लिए आप ट्रिक याद रखेंगे, क्या आपसे 100 तक की पूछी ना, तो आप क्या करेंगे 100 का आधा करो, क्या होगा 50, उसके पीछे 50 और लगा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा 50 50, ठीक है। 100 तक की सभी विषम, सॉरी ये क्या है 100 तक की सभी संख्या के लिए था, है ना। क्या पूछा गया 100 तक की सभी संख्या का नहीं पूछा, 100 तक की सभी विषम संख्याओं। देखो यही कह रहे क्वेश्चन में समझाने के चक्कर में ना क्वेश्चन को हल्के में ले गया, क्वेश्चन ने गलत कर दिया तुरंत। तो ये क्या है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का योग बताओ। तो विषम संख्या भाई 100 तक विषम संख्या कितनी होती है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। 100 तक मैंने क्या कहा था, आप क्या करेंगे 2 से भाग यानी 50, तो 50 होती हैं। तो अब योग संख्याओं का योग क्या होता है, तो n का स्क्वायर 2500,
तो स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा 2500, इसका आंसर आ जाएगा। तो याद रखना एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर, एन कितनी आई 50, 50 का स्क्वायर 2500। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ सीट प्रैक्टिस करने के लिए एक ब्लैंक सीट लग गई है बीच में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, ये 22 क्वेश्चन नंबर 70 से छोटी आवाज़ संख्या बताओ, 70 से छोटी। तो देखो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि 1 से लेकर 50 तक कितनी होती है आवाज़ संख्या, 1 से लेकर 50 तक होती है 15, 1 से लेकर 50 तक कितनी होती 15। तो अब 50 की बात कौन सी आएगी, तो 50 की बात देखो आएगी आपकी 53, 53 के बाद 59, 61, 67। ठीक है, और फिर यही तो 4 आएंगी, तो 15 4 19। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 19। किसी भाई को बहन को समझने में कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपकी जितनी भी मदद कर सकूँगा उतनी करूँगा। ठीक है, देखो छोटा यूट्यूबर हूँ ये नहीं, लेकिन नॉलेज में छोटा नहीं हूँ। ठीक है, आपको बिल्कुल सहायता मिलेगी। ठीक, और कोई भी समस्या है आप ज़रूर शेयर करें, मैं जितना हेल्प होगा, या आपको इससे जैसे मैं क्लास ले रहा इससे अलग कोई भी समस्या है आपकी मैथ से रिलेटेड, तो आप एक बार मेरे को ज़रूर कॉल कर व्हाट्सअप मैसेज कर लें, कॉल कर लें, जो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सबके लिए मैसेज छोड़ दें, टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ दें। ठीक है, सारी संसाधन है, आज के ज़माने में कॉल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट करें और मैं आपकी जितनी भी हेल्प होगी वो करूँगा। और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है। देखो 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 3 अंक की संख्या। तो भाई एक चीज़ बताओ, 1 से लेके 99 तक ये क्या होती है, 1 अंक या 2 अंक की संख्या। वो कह रहा 3, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है 100, और सबसे बड़ी संख्या क्या है 999। ठीक है, तो ये चीज़ देखो 100 से लेके 999 तक ये सब संख्या, तो ये कितनी होंगी, तो ये गिनने से अच्छा है। तो ये अगर हम ये देखेंगे 1 से लेकर 99 तक कितनी, सॉरी मैं थोड़ा बोलने में गड़बड़ कर रहा, आप मेरी बात को फिर गौर करेंगे। मैं अगर आपसे बात करूं 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 999, यानी 1 से लेकर 999 तक कुल संख्या कितनी होंगी, तो आप कहेंगे 999। तो इसमें से अगर हम 99 संख्या 2 अंकों की हटा दें तो क्या बचेगा आपका आंसर 900। तो 3 अंकों की कितनी संख्या होंगी 900। उम्मीद करता हूँ आप बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी देखो 1/2 3/5 के बीच की परमी संख्या कौन सी होगी, अभी बताया था दोनों जोड़ के आधा, दोनों को जोड़ के आधा। तो जल्दी से आप करके कमेंट करेंगे, इन दोनों को जोड़ लें। तो जोड़ेंगे, सबसे पहले मैंने क्या कहा, जोड़ो, भाग के चक्कर में नहीं रहो। तो आप जोड़ेंगे तो ये 5 एकम 5, 3 दूनी 6 और बटे 10, तो ये कितना आएगा 11/10। तो 11/10 यानी कि अब हम 2 से गुणा और करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से। अच्छा एक चीज़ देखो फिर गड़बड़ कर दी, क्या 1/2 और 3/5 के बीच की परम संख्या बताओ। अच्छा बीच की पूछी गई है, ठीक है, बीच में कौन सी परम संख्या आएगी ये नहीं पूछा है उसने। तो एक बार कंफर्म कर लें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है 1/2, क्योंकि ये भाई टेस्ट जो मतलब शीट बनाई है वो थोड़ा उससे जनरेट की एआई से क्वेश्चन को कलर करने के चक्कर में, तो क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन इन्होंने बदल दिए हैं, है ना। तो यहाँ से ये पूछ रहा है बीच की, मतलब इसने कहा ठीक बीच में नहीं कहा। देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक मध्य वाली होती है तो दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, और ठीक बीच में अभी हम एक क्वेश्चन समझा चुके हैं जो कि फिर समझाता हूँ। 1/2 क्या होता है 0.5 और 3/60 क्या होता है 0.6।
ठीक है। 3/5, 3/5 कितना होता है? 0.6, ठीक है। क्योंकि 1 में 2 का भाग दोगे तो 0.5 बार जाएगा, और 3 में 5 का भाग दोगे तो 0.6 बार जाएगा, ठीक। अब आप देखेंगे कौन सी वैल्यू इनके बीच में आ रही। 2/3 क्या होता है? 2/3 होता है 66 ठीक है, 666 क्या होता है? 666। तो ये तो आगे निकल जाएगा, तो ये गलत हो गई। 2/5 कितना होता है? 40%, 40% यानी 0.5 से ये भी गलत हो गई। तो 4/7 कितना होता है भाई? 4/7 होता है ये 0.56 कुछ वैल्यू आएगी, 0.56। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये 50 कर लो और ये 60, तो ये देखो 6.56 इसके बीच में आएगा ना, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो देखो मान लो आप, मानने में क्या है, एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो हमेशा क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। क्या होगा? एक परमेय संख्या 1 ले ली, अपरमेय संख्या √2 ले लो, तो इसका गुणनफल क्या आएगा? √2, ठीक है। तो √2 आएगा तो कैसी संख्या होगी? √2 अपरमेय, ठीक है। 500 और 600 के मध्य ऐसी कितनी संख्या है जो केवल 9 एक ही है? अच्छा, इसमें कह रहा है जिनमें केवल एक ही 9 पाया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से आप कमेंट करिए, ऐसी कितनी संख्या है 500 और 600 के बीच में, ठीक है, जिसके मान लो केवल एक ही 9 पाई जाए, 2 9 नहीं पाए जाए। तो देखो एक चीज़, अगर आप थोड़ा समय मिले तो एक हमने यूट्यूब पे वीडियो डाली है कि नंबरों का निचोड़ एक ही वीडियो में। तो वहाँ पे ये मैंने बहुत कायदे से नंबर समझाए हैं, तो आप एक बार ज़रूर जाके देखें, वहाँ पे विजिट करें, ठीक है। तो बहुत कायदे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो एक चीज़ समझते हैं भाई यहाँ पे, कि अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई 9, तो देखो 0 1 और बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये चीज़ एक बार आप कमेंट करेंगे जल्दी से, 0 और 1 2 3 4 5 ये कितने कितने बार गिनती में आते हैं? जल्दी से आप कमेंट करें। मतलब 1 से लेकर 100 तक की गिनती में लिखेंगे अगर, तो 0 कितनी बार आता है और 9 कितनी बार आता है, ठीक है। और ये कितनी बार आता है, ये सारे कमेंट करें जल्दी से। तो देखो उम्मीद करते हैं आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं पता है आप तो थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। ये पूछना क्या चाह रहा है, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, ये पेन ले लूँ पहले। जैसे एक ही बार 9 आए तो 509, फिर 19, ठीक है, क्या आएगा 19, फिर 19 के बाद क्या आएगा ऐसे ही, ठीक है, यहाँ से 29, ठीक है, 29 39, ऐसे आप देखेंगे 49 और 59, ठीक है, और 69, और इसके बाद हो जाएगा क्या 79 89 और 99 आप नहीं ले सकते हैं ऐसे, है ना। तो ये नंबर आपके निकल रहे हैं। अब आप जल्दी से बताओ ऐसे कौन से नंबर और हैं जो यहाँ से छूट रहे हैं। ये तो आपको सीधे सीधे दिख रहे होंगे, 9 19 29 39 49, ये कितने हो रहे हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वाले हो गए। अब देखो यहाँ पे आप एक गलती करोगे, अभी आपने इकाई के अंक पे 9 देखा, तो दाही के अंक पे भी तो 9 होगा और वो भी 9 बार होगा, तो 9 दूनी 18 कितनी बार होंगे, ये 18 बार होंगी ऐसी पॉसिबिलिटी, ठीक है। आप जैसे कि उदाहरण में बता दे रहा क्या, जैसे 590, ठीक है। अब यहाँ पे 9 कर लो आप, 591 वाली लाइन देखो और 98 तक जाना,
90 से थोड़ा देखो यहाँ लिखने में डिस्प्ले पे दिक्कत हो रही, मैं आपको समझा रहा, एक बार फिर देखो समझते हैं। 590 से 598 तक, तो यहाँ कितने अंक हो जाएंगे, यहाँ 9 अंक हो जाएंगे, और 9 मैंने वो समझाए थे, तो 9 9 18, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अब ये √2 एक धन पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है, धन पूर्णांक नहीं है, परमेय संख्या है किंतु पूर्णांक नहीं है, वास्तविक संख्या है किंतु परमेय संख्या नहीं है। तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं हमें, ठीक है। देखो √2 सॉल्व होता है, मैंने क्या कहा था आपसे, √2 सॉल्व होगा, नहीं होगा ना। तो √2 सॉल्व नहीं होगा तो वो पहली बात तो ये परमेय संख्या नहीं होगी, अपरमेय होगी। तो यहाँ पे एक ही आपको निष्कर्ष निकलना लिखा दिख रहा है, किंतु परमेय संख्या नहीं है, ठीक है। तो यही दिख रहा, तो परमेय नहीं है तो क्या होती है, वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। परमेय नहीं है तो क्या, वास्तविक संख्या होगी, क्योंकि सभी परमेय संख्या क्या होती, वास्तविक, और सभी अपरमेय संख्या क्या होती, वो भी वास्तविक। तो परमेय नहीं है तो ये अपरमेय है, तो अपरमेय है तो अपरमेय किस में जाएगी, वास्तविक में, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, क्लियर। उम्मीद करता हूँ थ्योरी समझाई थी आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो यहाँ से चलते, तो ये कह रहा है हमारी संख्या प्रणाली से 4 अंकों वाली संख्या बताओ, 4 अंकों वाली संख्या। तो देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अभी हम समझा चुके हैं। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, ये, और 3 अंकों की 3 अंकों की आप देखेंगे यहाँ से संख्या क्या है बड़ी से बड़ी, 999, 3 अंकों की कितनी है, तो ये हटा देंगे तो ये कट जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 9000। आंसर कितना आएगा इसका, 9000। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है, संख्या कितनी, 9999, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी 999, घटा देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 4 अंकों वाली कितनी संख्या है, ठीक है। तो ये कह रहा बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक बताओ, बड़ा से बड़ा ऋण पूर्णांक आपको बताना है, तो कौन सा होगा यहाँ से, -1। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक कौन सा है, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक है -1, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 100 से बड़ी लघुत्तम अभाज्य संख्या बताओ, तो 100 से बड़ी आप याद रखेंगे 1007, क्या रहेगी, 1007, कन्फर्म है भाई। किसी को कोई दिक्कत यहाँ से समझने में, कमेंट करो जल्दी से, क्या मैं सही कह रहा, नहीं कह रहा भाई, 1007 नहीं है, यहाँ क्या आंसर आएगा, 1009। यहाँ पे भाई थोड़ा ध्यान दे के चलेंगे, ठीक है। अब आप मुझे जल्दी से कमेंट करके अगर एक बार बताएं, 1001 किससे पूर्णतः विभाजित होगा, 1001 किससे पूर्णतः विभाजित होगा, देखो अगर आपके मन में विचार ये चीज़ें आने लगेंगी तो आप एक बेहतरीन तरीके से गणित को सीख पाएंगे। जैसे हमने कहा 1001, तो ये भाई 11 से कटेगा, किससे कटेगा, 11 से कटेगा, आप काट के देखें, 1199, 11 एकम 11। अब ये किससे कटेगा भाई, 1007, ठीक है। तो ये अगर काट के देखें तो देखो ऐसा नहीं है कि मैं इनको तैयार कर लाया हूँ कुछ, तो हम देखेंगे 1007 किस संख्या के वर्ग के पास में है। तो यहाँ से देखते हैं आप किसका, 30 का वर्ग 900 होता है, यानी 32 से छोटी अभाज्य संख्या कोई भी देखो तो 32 का स्क्वायर होता है 1024, 1024 से छोटे हैं, यानी इनसे छोटी अभाज्य संख्या से हमें काटना है। तो हम अगर काट के देखेंगे, किसी से देख लो, ये जैसे हमने मान लो सोचा, तो यहाँ पे ये फिर देखते हैं इसको, 19 से काटते हैं तो 19 पन्ना 95, 19 या 57। तो भाई यहाँ देखेंगे ये संख्या 19 से कट रही है, किससे, 19 से, है ना। तो 19 से कट रही है, ठीक। अब ये देखो ये किससे कट रही थी, 11 से,
ये 11 से, ये 19 से। अब इसको देखते हैं, ये 19 से, तो ये देखते हैं, ये कटेगी 17, 17 अपना 85 और 17 नंबर 153, ये कट रही है 17 से, ठीक है। तो ये 17 से कट जाएगी, ठीक है। तो आवाज़ संख्या क्या आएगी यहाँ से? 1009। तो देखो यहाँ पे टाइम लगता है आवाज़ संख्या निकालने में, तो आराम से निकालें। देखो कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं तो उन्हें करने में समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आवाज़ गुणनखंड बताओ। जब भी आपसे आवाज़ गुणनखंड पूछे तो सबसे पहले सब आवाज़ संख्या में बदलो। तो जैसे 4 है, क्या है? 4 को क्या लिख सकते? 2 की पावर 2, तो ऊपर जो घात लिखी है वो कितनी हो जाएगी? 20। 7 आवाज़ संख्या है, कोई दिक्कत नहीं। 16 क्या होता है? 2 की पावर 4, और पावर कितनी ऊपर? 2, तो ऊपर ऐसे लिख लेंगे। 11 आवाज़ संख्या है, ठीक है। 10 क्या होता है? 2 गुणे 5, 2 गुणे 5, तो 5 की पावर 2। अब सभी घातों को आप जोड़ लेंगे, तो 20 और 3 23, 23 और 4 दूनी 8, तो 23 और 8 31, 31 और 5 कितना हो जाएगा? 36। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से? 36। अब यहाँ से आप कमेंट कर सकते हैं, किसी को कोई समस्या हो। सबसे पहले क्या करना है इसमें आवाज़ गुणनखंड में, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले आवाज़ संख्या के रूप में लिखना है। आवाज़ संख्या के रूप में लिखने के बाद आप घात लगाएंगे, और घात लगा के क्या करेंगे, यहाँ से घातों को जब लिख लेंगे फिर सभी घातों को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो जोड़ने पर आ रहा है यहाँ 36, आपका आंसर हो जाएगा 36, ठीक है। तो चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है? छूट गया क्या क्वेश्चन? इस साइड की छूट गए है ना। तो ये है, ये कह रहा है इससे सबसे छोटी और सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या बनाओ, उसका अंतर। तो जब हम सबसे बड़ी संख्या, देखो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो क्या आएगा? पहले सबसे बड़े अंक लिखेंगे, 6 5 4 2 1 लिखेंगे, और सबसे छोटी बनाएंगे तो पहले छोटी 1 2 4 5 6। अब अगर 6 में से, मतलब देखो ये यहाँ पे 1 में से 6 जाएगा नहीं, यहाँ से लेंगे 11, 11 में से 6 जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 इकाई का अंक नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, एक ही ऑप्शन में आपके आंसर है। तो ये तरीका ज़रूर लगाएंगे यूनिट डिजिट का। इसीलिए मैं कह रहा, एक बार आप यूनिट डिजिट वाली वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला, इन अंकों का एक बार प्रयोग करते हैं सब 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी इनसे? फिर वही चीज़ है, फिर लिखेंगे यहाँ से। तो देखो अंक है 0 से 4 तक, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ से क्या बन जाएगी? ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या बनेगी 4 3 2 1 0, और सबसे छोटी क्या बनेगी? 1 0 2 3 4। तो देखो 0 में से 4 जाएगा तो 6, ठीक है, तो 6, तो ये लिख लेंगे। यहाँ पर क्या है? फिर 0, फिर हासिल 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7, ठीक है। फिर यहाँ बचेगा 1, 1 में से 2 जाएगा, यानी कि 1 में से नहीं जाएगा तो 11, तो यहाँ 9, ठीक है। फिर ये 2 यानी 2, और फिर ये कितना बचेगा भाई? यहाँ पे 3, तो 32 976। ये पूरा सॉल्व क्यों किया? क्योंकि मेरा एक ऑप्शन नन ऑफ दीज दिया है, इसलिए मैंने पूरा ऑप्शन सॉल्व किया है यहाँ से, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, तो यहाँ आंसर आ जाएगा ए। तो चलते हैं अगला पूछा गया है, ये कौन सा? तो ये क्या था भाई? क्रम योग का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम है, क्योंकि क्रम को बदला है, इसने क्या किया है? क्रम को बदल दिया है, ठीक है। तो इधर उधर लिख दिए हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या? पहला। और बस अपने लक्ष्य की ओर चल रहे हैं।
अब ये बताओ भाई ये कौन सा नियम है? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। आप लोग कुछ भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। ये भी क्या है? योग का क्रमन्वय नियम। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्या है? जल्दी से कमेंट करें। तो ये ए कॉमन वाला मैंने क्या कहा था? कॉमन वाला सहचर नियम। आप क्या करेंगे? कॉमन करेंगे तो क्या होगा? सहचर नियम। तो ये हो जाएगा 46 का बी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे समझने में भाई? ए बी प्लस सी, ए बी ए सी, बंटन नियम ऑप्शन में दे दिया भाई यहाँ पे। तो एक बार समझते हैं बंटन नियम की क्या हो सकती है कंडीशन। मुझे तो यहाँ डाउट हो रहा है भाई, बंटन नियम होना चाहिए, सहचर नियम तो कॉमन होता है। क्या क्या कर रहा है भाई ये बंटन नियम को दर्शाता है। किसको? बंटन नियम को, सहचर बंटन नियम। ठीक है, तो इसका आंसर आप करेंगे बंटन नियम। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 ये है भाई। देखो सहचर नियम ये वाला था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। तो ये सहचर नियम। ठीक है, तो अगला इकाई का अंक पूछा गया। तो आप यहाँ से समझेंगे 3, मैंने क्या कहा था? 3 की पावर 98, घात में 4 से भाग देंगे तो 96 कट जाएगा, 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 क्या होता है? 9। ठीक है, अगला तो ये एक चीज़ पॉइंट याद रखेंगे 4 के लिए। 4 की पावर अगर सम होती है तो आता है 6, और 4 की पावर विषम होती है तो 4, और 6 और 4 हो जाता है 10, और 10 का इकाई का अंक क्या आएगा? 0। तो मैंने पॉइंट क्या बोला? 4 की पावर सम, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 का इकाई अंक क्या है? 6, और 4 की पावर 1 कितना होता है? 4। तो देखो 16 और 4 कितना होगा? 20, और 20 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी बात। अब ये अगला क्वेश्चन दे रहा है n एक धन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक दे रखा, तो n की पावर 2n+1 और n की पावर 2n+1 के इकाई का अंक बताओ आप। तो इसमें देखो क्या करना है, आप n की एक वैल्यू ले लें। n एक सम संख्या है तो कोई भी एक सम संख्या रख सकते हैं। तो मैं कह रहा है n की वैल्यू 2 रख लो। तो n की वैल्यू 2 रखोगे तो घात कितनी हो जाएगी यहाँ से? तो ये 2 दूनी भाई, एक चीज़ समझे, 2 गुणे 2 प्लस 1, तो ये 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 5, और ये हो जाएगी 2 की पावर 5। इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो 3 की पावर 5, तो मैंने क्या कहा था? घात में 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? तो यहाँ से आएगा 3 की पावर 1 बचेगा। यहाँ क्या? 4 से भाग देंगे 2 की पावर 1, और 3 और 2 कितना होता है? 5, तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा यहाँ से? 5। ठीक है, अगला चलते हैं 7 की पावर। तो ये यहाँ क्या करेंगे? 105, यानी 5 में 4 से भाग दो, शेषफल क्या आएगा? शेषफल आएगा 1, तो 7 की पावर 1 कितना होगा? 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगला है 7, 7 फिर वही चीज़ है, 7 7 53, 53 में 4 से भाग देंगे 52 कट जाएगा, 1 बचेगा, और 6 पे कोई भी घात हो 1, तो 7 एकम 7, इसका आंसर सी। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 की पावर 95, 95 में 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा शेष, और 56 में भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, और 7 की पावर 3 कितना होता है? 343, और ये 9, ये घटाओगे 13 में से 9 गया तो इकाई अंक क्या आएगा? 4। तो किस ऑप्शन में 4 है? ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि गुणनफल का इकाई का अंक बताओ। तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे, ये 82, जब लगातार संख्या दी जाए तो आपको सम संख्या मिलेगी और 5 मिलेगी, और सम संख्या गुणे 5 क्या होगा? 0। तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 0, क्योंकि 4 गुणे 5 करो तो होता है 20। ठीक है, 2 गुणे 5 करो 10,
ठीक है। तो 5 का गुणा जब किसी सम संख्या में करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा आपका, 0 आएगा। ठीक है। 999 से 4000 के मध्य ऐसी कितनी पूर्णांक है जो 0, 1, 2, 3, 4 से बनाए जा सकते हैं यदि पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। तो भाई ये थोड़ा सा तगड़ा सवाल बना दिया है, तो आप इस सवाल को कर रहे हैं और इसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। ठीक है। तो अब मैं चलते हैं कथन निष्कर्ष पे, क्योंकि संख्या से रिलेटेड मैं काफ़ी सवाल करा चुका, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। देखते हैं आपने कितने अच्छे से क्लास को अटेंड किया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, एक शून्य पूर्ण संख्या है, शून्य। ठीक है। ये कह रहा है एक कथन है, मतलब शून्य एक पूर्ण संख्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है, कारण प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हैं, तो देखो शून्य एक पूर्ण संख्या है तथा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे आंसर आपका, ये शून्य एक पूर्ण संख्या है। ये बात तो सही है। ठीक है। तो ए यहाँ क्या है, ए सत्य है पर आर असत्य है। ठीक है। तो ए सत्य आर असत्य यानी आर गलत है, तो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको, तीसरे ऑप्शन में। ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, तीसरा। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आई होगी, मैं क्या कहना चाह रहा। शून्य कैसी संख्या है, तो शून्य आपकी पूर्ण संख्या है, तो ए में यही तो लिखा है, शून्य एक पूर्ण संख्या है। ठीक है। आर में क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बताओ, माइनस का 1 है, माइनस के 2 है, तो ये पूर्ण संख्या है क्या, तो पूर्ण संख्या तो पॉजिटिव होती है, तो ये है ही नहीं, तो ये बात गलत है, तो आर गलत है। ठीक है। तो जय हिंद भाइयों बहनों, आप प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उम्मीद करते हैं, और आंसर ज़रूर करें 55 का। इसका मैं आपको शॉर्ट वीडियो बोर्ड पे बना के मैं डालूंगा ज़रूर, और उम्मीद करते हैं आप लोग भी पॉजिटिव आंसर देंगे। ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।